अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर से हम लोग अपने सेल टैक्स एक्ट की लेक्चर सीरीज़ का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। इस एक्ट के टोटल 77 सेक्शन हैं, 10 चैप्टर हैं एंड 13 शेड्यूल हैं। सो लिहाजा एक वीडियो लेक्चर में तो इसको कवर करना इम्पॉसिबल है। सो लिहाजा हम लोग इसको चैप्टर वाइज कवर करेंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसका चैप्टर 3 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रैक्टिकली जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आपने पहले उसका जब स्टार्ट करना है तो आपने उसका रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट करना है। सो आपको ये पता होना चाहिए बीइंग अ लॉयर कि कौन पर्सन जो है जिसके ऊपर मैंडेटरी है लीगली कि उससे सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर होना है और किसने रजिस्टर नहीं होना। और ये बातें आपको तभी पता चलेंगी जब आपने सेल टैक्स एक्ट का चैप्टर 3 जो है वो अच्छे से पढ़ा हुआ होगा। टोटल सेक्शन जो है उस चैप्टर के अंदर सेक्शन 14 से लेके सेक्शन 21 ए तक हैं, जो कि टोटल 7 सेक्शन ही जो है उसमें बनते हैं। बाकी बहुत सारे सेक्शन जो है इसमें ओमिटेड है। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड टोटल 4 सब्जेक्ट जो हैं वो इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किए गए हैं। नंबर 1 ये कि किस पर्सन के ऊपर मैंडेटरी है लीगली कि उसने सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर होना है, यानी उस पर किस बंदे के पास लॉ कहता है कि एसटीआरएन नंबर यानी सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। सेकेंडली ये कि किस पर्सन को रिक्वायर नहीं है कि उसने सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर होना है, यानी किस बंदे के पास एसटीआरएन नंबर होना ज़रूरी नहीं है, लॉ से बाउंड नहीं करता। सेकंड सब्जेक्ट ये इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। एंड थर्ड सब्जेक्ट इसमें ये डिस्कस किया गया है कि अगर आप लोग के पास एसटीआरएन नंबर ना हो, आप सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर ना हो, तो फिर उसके क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। एंड लास्टली जो सब्जेक्ट इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है वो ये है कि जो पर्सन एसटीआरएन नंबर होल्डर हैं, यानी जो लोग सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, रजिस्टर्ड पर्सन के हवाले से एफपीआर के पास क्या पावर हैं, क्या इख्तियारात हैं। ये टोटल 4 चीज़ें जो हैं वो इस चैप्टर के अंदर कवर की गई हैं। इनको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि जो लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन मैंने तमाम लोगों को दिया था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो भी होगी उसमें हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसका क्वेश्चन का मैं आंसर दे दूँ, उसके बाद हम लोग बाकायदा तौर पर अपना ये सेल टैक्स एक्ट का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन ये था, लास्ट वीडियो थी मेरी इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट के हवाले से। उसमें हमारे पास ये क्वेश्चन आया था कि उसका सेक्शन 8 ये कहता था कि जब भी कोई लैंडलॉर्ड बगैर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किए बगैर, यानी बगैर नोटिस के, बगैर कोर्ट के ऑर्डर के, किसी टेनेंट को इल्लीगली बगैर कानूनी तरीक़ाकार को फ़ॉलो किए बगैर उस बंदे को ज़ोर ज़बरदस्ती से जो है वो निकाल देता है। तो अब इस सिचुएशन में जुरिस्डिक्शन कौन-से कोर्ट के पास है उस टेनेंट के पास, और उसने रिलीफ़ लेना है इस इल्लीगल डिस्पोज़ेशन के अगेंस्ट, तो उसने रिलीफ़ कौन-से कोर्ट में जाकर लेना है? सेक्शन 8 ऑफ़ द इल्लीगल डिस्पोज़ेशन एक्ट के तहत सेशन जज के पास, क्योंकि सेशन जज के पास ही इस मामले में जुरिस्डिक्शन है। और ये जो है वो एक नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज़ थी, यानी उधर साफ लिख दिया गया था कि अगर इस मैटर के हवाले से किसी और कानून में किसी और कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है तो वो प्रेफ़र नहीं की जाएगी, बल्कि सेशन जज के पास ही इस मामले में जुरिस्डिक्शन है। जिसमें मैंने आपसे कहा था कि भई हमारे पास एक स्पेशल लॉ है पंजाब रेंटल प्रेमिसेस एक्ट, जिसमें ये बताया गया है कि अगर कोई लैंडलॉर्ड टेनेंट को निकाल देता है इसी तरह बगैर कानूनी प्रोसेस को फ़ॉलो किए बगैर, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फ़ॉलो किए बगैर, तो इस सिचुएशन में सेक्शन 19 ऑफ द पंजाब रेंटल प्रेमिसेस एक्ट के तहत जुरिस्डिक्शन जो है वो इस मैटर में रेंटेड ट्रिब्यूनल के पास है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि यहाँ पर अब कंट्राडिक्शन आ रही थी एक स्पेशल लॉ के दरमियान और इस इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट के दरमियान। जबकि हमने पढ़ा था कि भई स्पेशल लॉ को प्रिवेल किया जाता है हर कानून के ऊपर, जबकि ये तो है और ये एक नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज़ थी, जिसका वजह से ये हमें पता चल गया कि सेशन जज के पास ही जुरिस्डिक्शन होनी है। तो क्वेश्चन ये था कि क्या अब इस मैटर के अंदर कि अगर एक लैंडलॉर्ड टेनेंट को बगैर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फ़ॉलो किए बगैर इल्लीगली डिस्पोसेस कर देता है, उसे उस घर से निकाल देता है जो उसे रेंट पर दिया होता था, तो क्या अब जुरिस्डिक्शन जो है वो इस मैटर के हवाले से कौन-सा कोर्ट जो है जिसके पास इख्तियार है कि वो इस केस को सुन सकता है, आया सेशन जज या रेंटेड ट्रिब्यूनल? यानी अब आपके पास इस क्वेश्चन का आपने आंसर देना था। तो इसलिए पहले ज़रूरी है कि हम देखें कि कंट्राडिक्शन है कौन से कवानीन की प्रोविज़न के दरमियान। ये भी स्पेशल लॉ है और जो लीगल डिस्पोज़िशन एक्ट है वो भी स्पेशल लॉ है। तो स्पेशल लॉ की जो कंट्राडिक्शन का मामला था वो तो अपने आप ही क्रॉस हो गया, क्योंकि स्पेशल लॉ की कंट्राडिक्शन किसी आम कानून के साथ नहीं है। ये भी तो एक स्पेशल पर्पज़ के लिए बना गया कानून था लीगल डिस्पोज़िशन एक्ट, कि अगर आपको कोई फ़ोर्सफुली आपकी जगह से निकाल देता है तो ओनर के पास और पोसेसर के पास क्या इख्तियारात हैं। तो वो भी एक स्पेशल लॉ था।
ये भी एक स्पेशल लॉ था, तो कंट्राडिक्शन तो स्पेशल लॉ के दरमियान ही है। तो अब हमने देखना है कि ये जो है वो नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज़ है, जिसकी वजह से सेशन जज के पास ही इस मामले में इख्तियार है, यानी कि अगर लैंडलॉर्ड टेनेंट को निकाल देता है ज़ोर-ज़बरदस्ती से, तो अब इस सिचुएशन में जुरिस्डिक्शन जो है वो जिस कोर्ट के पास है वो सेशन जज के पास ही है। क्यों? इसका लॉजिक ये है क्योंकि कंट्राडिक्शन स्पेशल लॉ के दरमियान है, किसी स्पेशल जनरल लॉ के दरमियान नहीं, इसलिए पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट की प्रोविज़न प्रिवेल नहीं करेंगी। प्लस यहाँ पर क्यों मैं कह रही हूँ कि सेशन जज के पास जुरिस्डिक्शन है, वो मैं ये नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज़ के ग्राउंड पे भी नहीं कह रही। यहाँ पर इसका रेफ़रेंस, इसका लॉजिक ये है एज़ पर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंट्राडिक्शन थी प्रोविंशियल और फेडरल लॉ के दरमियान, ठीक है? प्रोविंशियल लॉ था ये, पंजाब रेंटल प्रेमिसेस एक्ट एक प्रोविंशियल लॉ है, जबकि ये जो इल्लीगल डिस्पोज़िशन एक्ट है, यहाँ अगर आपको याद हो तो हमने स्टार्ट में भी पढ़ा था कि इसकी एप्लीकेबिलिटी ऑल ओवर पाकिस्तान है, यानी ये एक फेडरल लॉ है। सो आर्टिकल 143 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि जब कंट्राडिक्शन आ जाती है प्रोविंशियल फेडरल लॉ के दरमियान, तो जो कानून जो है वो ओवरराइड करता है, जिसको प्रेफ़रेंस दी जाती है, जो प्रिवेल करता है वो फेडरल लॉ होता है। ये आप आर्टिकल 143 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जाकर रीड करें, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि अगर कंट्राडिक्शन फेडरल और प्रोविंशियल लॉ के दरमियान आ जाए तो फेडरल लॉ प्रिवेल करता है, और इसी बेस पर हम कहेंगे कि अगर किसी लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को ज़ोर ज़बरदस्ती से घर से निकाल दिया है, बगैर लीगल प्रोसेस को फ़ॉलो किए बगैर, बगैर उसे नोटिस दिए बगैर इल्लीगली, तो अब इस सिचुएशन में जिस कोर्ट के पास केस चलेगा, जिस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होगी, वो सेशन जज होगा। सो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर तमाम लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपना सेल टैक्स एक्ट की तरफ, जिसमें चैप्टर 3 से हम लोगों ने स्टार्ट करना है, और इसका जो है वो सेक्शन 14 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 14 से सेक्शन 21 ए तक जो है उस चैप्टर के अंदर सेक्शन डिस्कस किए गए हैं। जो सेक्शन 14 में है, इसमें इसके मैंने कहा था ना, इस चैप्टर में टोटल 4 सब्जेक्ट डिस्कस किए गए हैं। तो जो सेक्शन 14 है, इसमें इसके फर्स्ट 2 सब्जेक्ट, यानी किस पर्सन के ऊपर लॉ उसे कहता है कि उसे उसके पास एसटीआरएन नंबर होना चाहिए, मतलब किस बंदे को लीगली रिक्वायर है कि वो सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर हो, और किस बंदे को नहीं रिक्वायर कि उसे सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर होना ज़रूरी नहीं है, या उसके पास एसटीआर नंबर होना ज़रूरी नहीं है, किसको जो है बाउंड नहीं किया गया। ये 2 सब्जेक्ट जो हैं वो इसके फर्स्ट सेक्शन सेक्शन 14 के अंदर ही डिस्कस किए जाने वाले हैं। सो इसको हम लोगों ने अच्छे से ध्यान से स्टडी करना है। सो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल कोई भी मुश्किल से जो है वो इसके सेक्शन नहीं है, जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो हमें खुद ब खुद ही चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएँगी। तो सेक्शन 14 जो है रजिस्ट्रेशन, इसका सबसेक्शन 1 ये कहता है कि एवरी पर्सन engaged in making taxable supply in Pakistan, including zero rated supply, in the course or the furtherance of any taxable activity carried on by him falling in any of the following categories, if not already registered, is required to be registered under this act. So वो कह रहे हैं कि हर वो बंदा जो कि किसी टैक्सेबल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है और कोई टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, जिसमें ज़ीरो रेटेड सप्लाई भी शामिल है, यानी कि, और वो अगर वो बंदा सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसके ऊपर लाज़िम है कि उसने सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर होना है। यानी कि अगर एक पर्सन जो कि सेल टैक्स के अंदर पहले से ही रजिस्टर्ड नहीं है, नंबर 1 कंडीशन, और अगर वो ये जो फॉलोइंग कैटेगरीज़ अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, उनमें से किसी एक कैटेगरी के अंदर फ़ॉल करता है, सेकंड कंडीशन। एंड थर्ड कंडीशन ये कि वो बंदा जो कि टैक्सेबल प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है, जिसके अंदर, मतलब वो जो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है उसके ऊपर टैक्स लग रहा है, और उसमें ज़ीरो रेटेड सप्लाई भी शामिल है, मतलब वो चीज़ें जिसके ऊपर सेल टैक्स नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी बेशक सेल टैक्स नहीं लग रहा, लेकिन फेडरल एक्साइज़ ड्यूटी वगैरह वो वाले टैक्सेस तो लग रहे हैं ना। तो वो कह रहे हैं कि वो टैक्सेबल एक्टिविटी के अंदर वो बंदा, मतलब उसकी इनकम के ऊपर टैक्स लगता है, तो उस बंदे ने जो है वो सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर होना है। ये 4 कंडीशन अगर पूरी हो जाती हैं, तो उस बंदे ने सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर होना है। वो कौन-कौन सा बंदा है? अब ज़ीरो रेटेड सप्लाई से मुराद ये होता है कि वो कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा है जिसके ऊपर बाकी सारे टैक्स तो लग रहे हैं, लेकिन सेल टैक्स नहीं लग रहा। जैसे कि जो खुरदनी अशिया होती हैं कि ग्रोसरी आइटम्स हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स आ गए, ये सारी चीज़ें जो है ना, इनके ऊपर सेल टैक्स नहीं लगता जब आप इनको सप्लाई कर रहे हो। लेकिन इनके ऊपर अगर आप किसी और कंट्री में भेज रहे हो, और यानी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, या फिर जो है वो आप किसी दूसरे शहर भेज रहे हो,
तो आपके ऊपर फेडरल एक्साइज़ ड्यूटी वगैरह ये सारी दूसरे टैक्सेस तो आप पर लगेंगे ना। इसी तरह आपकी इनकम के ऊपर जो है वो इनकम टैक्स आपने पे करना है, तो बेशक सेल टैक्स नहीं लग रहा, लेकिन दूसरे टैक्सेस तो आप पर लग रहे हैं। आप एक टैक्सेबल प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हो, नंबर 1 आप सेल टैक्स में रजिस्टर नहीं हो, आपकी इन एक्टिविटी जो है वो टैक्सेबल है, और आप इन फॉलोइंग कैटेगरी के अंदर, मतलब आप जो हो, जो आप सप्लाई कर रहे हो, आपकी ये फॉलोइंग एक्टिविटी कैटेगरीज़ के अंदर फ़ॉल कर रहे हैं, तो आप पर लाज़िम हो जाता है कि आपने सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर होना है, आपके पास एसटीआर नंबर होना चाहिए। कौन-सी एक्टिविटीज़ हैं, कौन-सी कैटेगरीज़ के अंदर अगर आप हो, तो आपको सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर होना लाज़िम है। नंबर 1 ये कि आप अगर एक मैन्युफैक्चरर हो, लेकिन अगर आप कॉटेज इंडस्ट्री चला रहे हो, कह रहे हैं हू इज़ नॉट रनिंग अ कॉटेज इंडस्ट्री, यानी अगर आप कॉटेज इंडस्ट्री चला रहे हो, तो तब आपके अंदर सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर होना लाज़िम नहीं है। लेकिन अगर आप इसके अलावा मैन्युफैक्चरर हो, तो फिर आपके ऊपर जो है वो सेल टैक्स में रजिस्टर होना लाज़िम है। दूसरी दूसरी बात ये वो कह रहे हैं कि रिटेलर रिटेलर मतलब जो, मतलब एक तरह से शॉपकीपर जो डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ, कस्टमर के साथ डील कर रहा है, तो उसे हम रिटेलर कहते हैं। कह रहे हैं रिटेलर हू इज़ लायबल टू पे सेल टैक्स अंडर द एक्ट और द रूल्स मेड देयरअंडर, excluding such retailer required to pay sale tax through his electricity bill under subsection 9 of section 3। यहाँ पर बेसिकली रिटेलर की जो है वो आगे 2-3 टाइप हैं, टायर 1, टायर 2, टायर 3। तो वो कह रहे हैं जो टायर 1 रिटेलर होता है ना, मतलब जिनका हाई लेवल के ऊपर कारोबार होता है, जिनका जो है वो टर्नओवर यानी सेल रिसिप्ट जो है उनकी बहुत ज़्यादा इनकम होती है ना, उन रिटेलर को कहा गया है कि उन्हें सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर होना ज़रूरी है। और लेकिन वो रिटेलर जो कि सेक्शन 3 के सबसेक्शन 9 के अंदर बताए गए हैं, जिन्होंने अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल के थ्रू सेल टैक्स को पे करना है, उनको सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर होना ज़रूरी नहीं है। बेसिकली इसको हम एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये डिस्कस कर लें कि अभी तक हमने पढ़ा कि 2 लोगों को सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर होना ज़रूरी है, और 2 ही साथ ही हमने इसकी एक्सेप्शन पढ़ ली। नंबर 1 मैन्युफैक्चरर को और टायर 1 रिटेलर को। लेकिन जो टायर 1 रिटेलर के अलावा जो दूसरे रिटेलर हैं, उन्हें होना ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा वो बंदे जो कि कॉटेज इंडस्ट्री है, जिनकी उन्हें सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर होना ज़रूरी नहीं है। अब ये टायर 1 रिटेलर और दूसरे रिटेलर को हम एग्ज़ाम्पल समझते हैं कि मिसाल के तौर पर आप ये फ़र्ज़ कर लो कि आप जो है वो इम्तियाज़ जो जो है वो इम्तियाज़ सुपर स्टोर जो है, वो एक बड़े लेवल पर काम है। वहाँ उसका जो मालिक है, उस बंदे का जो है वो अच्छा खासा उसका सुपर स्टोर है, उसकी इनकम बहुत ज़्यादा है, तो उसे सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर होना ज़रूरी है, क्योंकि वो टायर 1 के अंदर आता है, क्योंकि उसका ह्यूज लेवल पर काम है। लेकिन अगर उसी स्टोर के अंदर अगर किसी बंदे का जो है वो सिंपल एक स्टॉल है, जिस पे कोई खाने वगैरह की चीज़ पड़ी है, जैसे बंद वगैरह वो सिर्फ़ बेच रहा है, और या फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ कोई जूस वगैरह बेच रहा है, तो उस बंदे का जो है वो इस लेवल, बड़े लेवल पे, मैसिव लेवल पर काम नहीं है, तो वो टायर 1 रिटेलर की कैटेगरी में नहीं आता। उसने सिर्फ़ अपनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल में जो, क्योंकि 7-8 टैक्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल में, तो उसमें जो वो सेल टैक्स वो पे कर रहा है, बस उसकी उस हद तक ही उसने रहना है। लेकिन उसका सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर होना लाज़िम नहीं है। इसके अलावा जो है वो एक इम्पोर्टर है, उसने भी सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर होना है, और इसके अलावा जो एक्सपोर्टर है, उसने भी सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर होना है, लॉ ने उसको भी बाउंड किया हुआ है। ये लाइन यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ करेगी, जो कि कहती है कि हू इंटेंड टू ऑब्टेन सेल टैक्स रिफंड अगेंस्ट हिज़ ज़ीरो रेटेड सप्लाई। मतलब ये कि अगर एक एक्सपोर्टर है जो कि ज़ीरो रेटेड प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है, यानी ऐसे प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहा है जिनके ऊपर सेल टैक्स नहीं लग रहा, लेकिन उसे रिफ़ंड चाहिए, तो अब उसको रिफ़ंड लेना है, तो उसे सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर होना पड़ेगा। अब मेजॉरिटी लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन रेज़ हो रहा होगा, भई ये क्या बात कर दी इन्होंने? क्योंकि अगर एक बंदा कोई ऐसा प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है जिसके ऊपर सेल टैक्स है, उसने पे ही नहीं किया क्योंकि वो ज़ीरो रेटेड था, तो अब उसने रिफ़ंड किस चीज़ का लेना है? क्योंकि अ, रिफ़ंड तो हम लोग तभी लेते हैं ना जब हमने कुछ पे किया हो, जब हमने टैक्स ही नहीं पे किया तो हमें रिफ़ंड किस चीज़ का चाहिए? तो यहाँ पर ये बात ज़रा टेक्निकल है, इसको हम एग्ज़ाम्पल समझते हैं, और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ज़रा क्लियर करती हूँ इस बात को। भई सेल टैक्स ना हमेशा उसका एक फ़ॉर्मूला होता है पे करने का, वो ये होता है कि सेल टैक्स इज़ इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अब इन दोनों के दरमियान जो डिफ़रेंस आता है, अगर तो वो डिफ़रेंस पॉज़िटिव में हो, तो वो फिर आपने सेल टैक्स उतना पे करना होता है, और अगर यही डिफ़रेंस नेगेटिव साइन के साथ आए, तो वो ही आपका रिफ़ंड बन जाता है।
आउटपुट टैक्स क्या होता है, इनपुट टैक्स क्या होता है? आउटपुट टैक्स ये होता है कि जब आप ऐसा सेलर हो, कोई प्रोडक्ट आप लोग सेल कर रहे हो, तो आप अपने कस्टमर से उस प्रोडक्ट के साथ-साथ उस पर जो सेल टैक्स है, वो भी आप ले लेते हो। लाइक आप जो है वो मार्केट में जाओ, आप अगर एक सिंपल टूथपेस्ट भी खरीद रहे हो या कोई टी ले रहे हो, चाय पत्ती आप खरीद रहे हो या कोई बिस्किट एक्स्ट्रा आप कुछ भी ले रहे हो, नहीं भी अगर आपने कभी देखा तो आप जाके हर ये नॉर्मल प्रोडक्ट तो हर घर में होते हैं, आप जाएँ या एक सिंपल आप दूध का पैकेट देख लें, उसके ऊपर जो है देखें आप प्राइस के साथ-साथ आपको ना INCL इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स की प्राइस भी नज़र आएगी। तो वो जो आपके ऊपर ओरिजिनल प्रोडक्ट की प्राइस के साथ लिया जा रहा है, वो बेसिकली सेल टैक्स है। वो तकरीबन 18% ही होता है, ठीक है? यानी अगर ₹1000 की चीज़ है, तो उसके ऊपर 1000 का जो 18% होगा, वो आपसे टैक्स की मद में ले लिया जाएगा। जो दुकानदार है, वो आपसे ले लेता है। तो वो उसने जो आपसे टैक्स लिया है सेल टैक्स की मद में, वो आउटपुट टैक्स है। अब जो अपनी दुकान में ये सामान रखने के लिए उसने जो है जब खुद खरीदा था, तो उस टाइम उसने जो उस पर पे किया था या फिर वो इनपुट टैक्स था। इसको अगर दूसरी और एग्ज़ाम्पल समझें कि मिसाल के तौर पर अगर एक कपड़े की शॉप है, वहाँ पर जो है एक ब्रांड है पूरा और उसने वो आपको कपड़े जो है वो सिरे सिलाए हैं, स्टिच्ड हैं, ठीक है? वो अब आपको एक प्रोडक्ट जो है वो अगर एक आउटफिट 3000 के अंदर या 5000 के अंदर सेल कर रहा है और उसके ऊपर 18% वो आपसे 5000 की अमाउंट का टैक्स ले रहा है, तो वो है आउटपुट टैक्स। वही उस 5000 की सूट के ऊपर जो 18% 5000 का ले रहा है, वो उसका आउटपुट टैक्स है। लेकिन जो उसने उस टाइम ये मार्केट में जो उसके पास वो अब आपको जो एक आउटफिट सप्लाई कर रहा है, वो सिला-सिलाया तो नहीं था, उसके लिए उसने लेसेस वगैरह बटन वगैरह और जो है वो पैचेस और कोई एक्स्ट्रा कैटेगरी का कपड़ा जैसे कि जामावार या नेट हो गई या कोई भी जो है वो अनस्टिच्ड कपड़ा जो उसने लिया था और उसके अलावा जो उसने टेलर रखा हुआ है, उसको वो पैसे दे रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो उस माल को लेकर वो जब वो आया और उसने उसको स्टिच किया और उसे एक आउटफिट की शक्ल दी, तो उस टाइम जब उसने सारी चीज़ें खरीदी तो वो खुद भी तो कहीं कस्टमर था। तो उस टाइम जो उस चीज़ों को लेने पर जो उसने टैक्स पे किया था, उनकी एक्चुअल प्राइस के साथ वो उसका इनपुट टैक्स था। तो आप फ़र्ज़ कर लें कि वो सारा टैक्स जो उसने पे किया था, वो उसने तकरीबन 5000 का टैक्स पे किया हुआ था, वो उसका इनपुट टैक्स था। और अब जब वो उसने कोई चीज़ सप्लाई की, तो उस टाइम उसके ऊपर सेल टैक्स आप फ़र्ज़ कर लें कि इस आउटपुट के ऊपर जो है जब उसने बेचना है ना तो एक्सपोर्टर है वो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लग रहा, सेल टैक्स सिफ़र है। तो अब यहाँ पर आउटपुट टैक्स यानी उसने कुछ पे नहीं किया क्योंकि वो ज़ीरो रेटेड सप्लाई है, तो 0 माइनस 5000 क्या बना? माइनस 5000। अब वो माइनस 5000 जब उसे रिफंड में चाहिए, तो वो उसे मिल ही नहीं सकता जब तक वो सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर ना हो जाए। तो उस रिफंड को वापस हासिल करने के लिए मतलब जो उसने टैक्स पे किया है, जब वो खुद कस्टमर है और उसने जो इतनी खुद चीज़ें परचेज़ की, तो उस पे जो उसने टैक्स पे किया है, अगर उसे रिफंड में चाहिए तो उसे सेल टैक्स में रजिस्टर होना पड़ेगा। अदरवाइज़ वो पैसे उसके जो उसने टैक्स में पे कर दिए वो ज़ाया हो जाएँगे। यानी आप ये कंसीडर कर लें कि जब आप लोग कोई चीज़ें सेल कर रहे हो तो जो टैक्स आप पे कर रहे हो वो आउटपुट टैक्स कहलाता है और जब आप खुद कोई चीज़ें परचेज़ कर रहे हो तो उस परचेज़ पर जो आप टैक्स पे करते हो वो इनपुट टैक्स कहलाता है। जो इन दोनों का डिफ़रेंस होता है अगर वो पॉज़िटिव में आ जाए तो आपने सेल टैक्स आपकी लायबिलिटी आपने पे करना है, लेकिन अगर वो माइनस में आ जाए तो वो आपका रिफ़ंड बन जाता है। अगर मैं इसको दोबारा आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो वही मैं आपको उसकी गारमेंट की एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूँ या फिर आप कोई जो है वो ग्रोसरी की एग्ज़ाम्पल ले लें या कोई फूड वग़ैरह किसी भी चीज़ की आप एग्ज़ाम्पल ले लें। मिसाल के तौर पर किसी ने सॉफ्टवेयर इक्विपमेंट्स जो हैं वो मिसाल के तौर पर आपका काम जो है वो जो है वो डिजिटल इक्विपमेंट्स को सप्लाई करना है जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, हैंड फ्री एक्स्ट्रा ये आपका काम है। आप एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स आप फ़र्ज़ कर लें आपकी शॉप का नाम है या फिर डिजिटल यूनिट आपकी शॉप का नाम है। आपने ये सारे प्रोडक्ट जो हैं वो बाहर की कंट्री एक्सपोर्ट कर रहे हो। अब ये प्रोडक्ट आप फ़र्ज़ कर लें ये ज़ीरो रेटेड सप्लाई है यानी इनके ऊपर टैक्स नहीं लगता। लेकिन जब ये मोबाइल आपकी शॉप में बना और आपने जो है वो ये कंप्यूटर बनाया, हैंड फ्री बनाया आपकी यूनिट में जो आपने ये सब चीज़ें बनाई, तो उस टाइम इनके अंदर जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ होने थे
अब मैं कोई आईटी वाली तो हूँ नहीं, लेकिन आप ये फ़र्ज़ कर लें कि कोई भी आप जैसे कि सीपीयू या माउस वग़ैरह जो भी इनके अंदर जो वायरिंग वग़ैरह है ना, ये सारी चीज़ें जब आपने खरीदी इनको बनाने के लिए, एक शेप देने के लिए, मतलब ये तो आउट प्रोडक्ट है ना, आउटपुट प्रोडक्ट है, यानी कि कंप्यूटर, मोबाइल आपके हाथ में है, लेकिन इसको बनाने के लिए इसके अंदर बहुत सारी चिप्स वग़ैरह मतलब जो कुछ चिप्स वग़ैरह, मेमोरी होल्डर और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। जब इनको खरीदा आपने तो ज़ाहिर है आपने कोई टैक्स पे किया। अब वो जो आपकी परचेज़ेज़ पे आपने टैक्स पे किया वो आपका इनपुट टैक्स था। आप फ़र्ज़ कर लें वो आपका 10,000 है। अब वो 10,000 जो है वो, और सेल टैक्स आपने पे नहीं किया क्योंकि वो ज़ीरो रेटेड सप्लाई थे ये सॉफ्टवेयर इक्विपमेंट्स। तो 0 माइनस 10,000 जो है वो आपका 10,000 बन गया। वो 10,000 आपको रिफ़ंड मिल ही नहीं सकता जब तक आप सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर ना हो। तो एक्सपोर्टर को जब उसने अपना रिफ़ंड चाहिए, जो कि उसने अपनी ज़ीरो रेटेड सप्लाई प्रोडक्ट के अगेंस्ट पे किया हुआ है, तो उसको हासिल करने के लिए उसे भी सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर होना पड़ेगा। सो आई होप अब ये पॉइंट सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाता है कि जो होलसेलर, डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उन्हें भी लाज़िम है कि उन्हें सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर हों। अब ये लोग क्या होते हैं? तो भई ये एक बाकायदा चेन होती है। मैन्युफैक्चरर वो बंदा होता है जिसने कोई चीज़ें बनानी होती हैं, और उसके बाद जो है होलसेलर वो होता है जो कि मैन्युफैक्चरर से ही ये सामान ले लेता है और आगे उसने उसको ह्यूज लेवल पे प्रोवाइड करना होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एक आम मार्केट से अगर आप जा रहे हो और अगर आपने एक ही कपड़ा लेना है, एक ही सूट लेना है, तो आप जो है उसको आपने प्राइस पे की और आपको मिल गया। वो रिटेलर और कस्टमर के दरमियान रिलेशनशिप है। लेकिन अगर आपको थान के थान चाहिए, तो फिर आप होलसेलर के पास जाते हो, वहाँ पर आपको बल्क में चीज़ लेनी पड़ती है और पर आपको सस्ती पड़ जाती है। तो वो होता है होलसेलर, जिसमें आपको बल्क में अमाउंट लेना पड़ रहा है, तो वो होलसेलर है। इसी तरह डीलर डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो होलसेलर और रिटेलर के दरमियान होते हैं। ये क्या मुसीबत है! के दरमियान होते हैं। उन्होंने होलसेलर से लेना होता है सामान और आगे जो है वो दे देना होता है, सेल करना होता है रिटेलर को, और रिटेलर ने आगे एक नॉर्मल कस्टमर और कंज्यूमर को सेल करना होता है। ये इनके दरमियान रिलेशन, ख़ैर मुख़्तसरन ये कि इन तमाम लोगों का सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाता है कि पर्सन हू इज़ रिक्वायर्ड अंडर एनी अदर फेडरल और प्रोविंशियल लॉ टू बी रजिस्टर्ड फॉर द पर्पस ऑफ एनी ड्यूटी और टैक्स कलेक्टेड और पेड एज़ इफ फॉर लेवी ऑफ सेल टैक्स टू बी कलेक्टेड अंडर द एक्ट। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर किसी फेडरल और प्रोविंशियल लॉ के तहत किसी बंदे के ऊपर रिक्वायरमेंट है कि उसने क्योंकि जो कि उसके ऊपर रिक्वायर्ड है रजिस्टर होना, क्योंकि जो भी ड्यूटी और टैक्स वो पे कर रहा है उस फेडरल प्रोविंशियल लॉ के तहत, वो ड्यूटी और टैक्स समझा जाता है कि वो सेल टैक्स कलेक्ट हुआ है इस एक्ट के तहत। मतलब अगर आप किसी फेडरल प्रोविंशियल लॉ के तहत रजिस्टर हैं और उसके तहत जो आपसे टैक्स लिया जा रहा है वो इस एक्ट के तहत सेल टैक्स कंसीडर किया जा रहा है, यानी उसको माना जाएगा, तो फिर उस बंदे के ऊपर भी लाजिम है कि वो सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर हो। अगर मैं इसका सब सेक्शन 1 आपके साथ दोबारा क्लियर करूँ, तो इसमें हमने पढ़ा कि किस बंदे के ऊपर सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर होना ज़रूरी है और किस बंदे के लिए नहीं है। हमने कहा जो बंदा कॉटेज इंडस्ट्री चला रहा है और जो बंदा टायर 1 रिटेलर के अलावा कोई दूसरा रिटेलर है, मतलब जिनकी इतनी हाई लेवल पे काम नहीं है, बिज़नेस इनकम नहीं है, उन लोगों ने सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर नहीं होना। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, होलसेलर हो, टायर 1 रिटेलर हो, इंपोर्टर हो, एक्सपोर्टर हो, या किसी फेडरल प्रोविंशियल लॉ के तहत जो आपने टैक्स पे किया है वो इस कानून के तहत सेल टैक्स कंसीडर किया जा रहा है, तो आप लोगों ने, बेशक आप ज़ीरो रेटेड प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हो, यानी आप ऐसी सप्लाई कर रहे हो जिसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा, सेल टैक्स नहीं लग रहा, और आप सेल टैक्स के अंदर ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं हो, तब आप लोगों ने सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड होना है। आई होप ये सेक्शन का जो सबसेक्शन 1 है सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं सबसेक्शन 1 ए की तरफ। नेक्स्ट सबसेक्शन 1 है, ये तो तमाम लोगों को बहुत अच्छे से रिलेट हो जाएगा, क्योंकि ये हम आजकल अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ये काम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। किस तरह अभी मैं आपके साथ ये रीड करती हूँ, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि क्यों मैं ये बात कह रही हूँ। तो सबसेक्शन 1 ये कहता है कि एवरी पर्सन इंक्लूडिंग अ नो रेजिडेंट पर्सन, यानी हर वो बंदा जिसमें नो रेजिडेंट पर्सन भी शामिल है। नो रेजिडेंट पर्सन वो होता है जो कि पाकिस्तान से 183 डेज़ बाहर रह चुका हो, मतलब वो टैक्स ईयर में उसके 183 दिन वो पाकिस्तान से बाहर रहा हो ना, तो वो नो रेज़िडेंट पर्सन होता है। तो वो कह रहे हैं हर बंदा जिसमें नो रेज़िडेंट पर्सन भी शामिल है, लेकिन उसके अंदर वो बंदे जो कि कॉटेज इंडस्ट्री चला रहे हैं, या फिर वो जो कि टायर 1 रिटेलर नहीं है। वो लोग जो कि पाकिस्तान के अंदर डिजिटल जो प्रोडक्ट है, सेलिंग डिजिटल ऑर्डर गुड्स, ठीक है? मतलब वो लोग जो कि कोई ऑनलाइन ये जो काम कारोबार वग़ैरह कर रहे हैं, मतलब ऑनलाइन लोगों को वो चीज़ें पाकिस्तान के अंदर बेच रहे हैं।
आया किसी मार्केट प्लेस के थ्रू, यानी जैसे कि ये अमेज़न, शॉपिफ़ाई से हो गया, या फिर वेबसाइट या उनकी अपनी वेबसाइट, जैसे बहुत सारे लोगों की हम लोग देखते हैं, जैसे कि अल फ़तेह की है, नाहीद स्टोर है, और मरहम डॉट पी के लोग मेडिसिन मँगवाते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ों के जो आजकल लोगों ने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, जिसे ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म कहते हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, यानी कि अगर हो सकता है किसी ने वेबसाइट नहीं बनाई हुई, उसने ऐप बनाई हुई है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जैसे कि ये फूड पांडा की ऐप है, दस्तक दस्तक ऐप है, बहुत सारी चीज़ों की ऐप भी बनी हुई है। बाज़ लोगों की वेबसाइट भी होती है, उन्होंने ऐप भी बनाई हुई है। और अगर तो मतलब इन चीज़ों के थ्रू वो ऑनलाइन कारोबार कर रहे हैं पाकिस्तान में, मतलब लोगों को डिजिटली ऑर्डर गुड्स से मुराद यही है कि लोग जो है वो ऑनलाइन लोग उनसे चीज़ें खरीद रहे हैं और वो बेच रहे हैं। अब इसमें नॉन रेज़िडेंट पर्सन में पता चलता है पाकिस्तान के अंदर ही उनका काम हो रहा है, लेकिन उसमें वो कॉटेज इंडस्ट्री वाले और टायर 1 रिटेलर के अलावा जो दूसरे रिटेलर हैं, मतलब उनका अगर वो वेबसाइट वगैरह है भी, लेकिन उनका इतना ज़्यादा टर्नओवर नहीं है। तो उन लोगों के ऊपर भी है कि अगर वो नहीं ना रजिस्टर्ड सेल टैक्स के अंदर, तो उन्होंने एप्लीकेशन देनी है प्रिस्क्राइब फॉर्म में, मतलब जो कानून में बताई गई है, और उसके तहत उन्होंने सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर होना है। ठीक है, अब ये पॉइंट आई होपफुली ये सबको समझ आ गया होगा। जैसे मैंने कहा कि हम लोग आजकल के टाइम पीरियड में देख रहे हैं, क्या है कि हर एक बंदा कहता है कि मैंने ऑनलाइन वर्किंग करनी है। अब ऑनलाइन वर्किंग करने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है अपने कारोबारों की, या ऐप वगैरह बनाई हुई हैं, या फिर वो किसी मार्केट प्लेस के अंदर जो है इन्वॉल्व हैं, जैसे कि उन्होंने शॉपिफ़ाई पे अपना स्टोर बनाया हुआ है, या फिर जो है अमेज़न के ऊपर उनका काम है। तो वो सारे लोग जो है वो पाकिस्तान के अंदर अगर ऑनलाइन वो लोगों को चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो अगर वो टायर 1 रिटेलर हैं, या फिर वो कॉटेज इंडस्ट्री नहीं चला रहे, यानी हाई लेवल पर उनका काम है इन सारी चीज़ों के थ्रू, तो अब उन्होंने सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर होना है। अब यहाँ पर मेरा आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन है कि आजकल के टाइम पीरियड में हम लोग देखते हैं कि ये जो इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक है? यही जो प्रोडक्ट हैं, जिसे अमेज़न एफ़िलिएट मार्केटिंग कहते हैं, कि आप एक लिंक उठा लेते हो और उसको जो है वो अपनी वेबसाइट पे या ऐप पे या अपने स्टेटस पे, किसी भी जगह पे, अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे वो लिंक के थ्रू जो है वो आप चीज़ें बेच रहे हो, कि अगर कोई बंदा आपके लिंक से वो चीज़ें खरीद लेता है, तो आपको कमीशन मिल जाती है। ये अमेज़न एफ़िलिएट मार्केटिंग का वर्क कहलाता है। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो ये अमेज़न एफ़िलिएट मार्केटिंग के काम में इन्वॉल्व हैं, ये भी तो लोगों को ऑनलाइन चीज़ें सेल कर रहे हैं, इनके इनके लिंक से लोग चीज़ें खरीद रहे हैं, तो क्या अब इन लोगों ने भी सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर होना है? तो इसका आंसर है नो, इन लोगों ने रजिस्टर नहीं होना। क्यों? क्योंकि ये लोग सेल नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ये लोग कमीशन बेस्ड अर्निंग कर रहे हैं। इनको इनकम टैक्स के अंदर तो रजिस्टर होना ज़रूरी है, जब इनकी इनकम जो है वो से टैक्सेबल इनकम की कैटेगरी से एक्सीड कर जाएगी, तब तो इन्होंने सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर, सॉरी, तब इन्होंने इनकम टैक्स के अंदर रजिस्टर होना है। इनके पास एनटीएन होना ज़रूरी है, इनके पास एसटीआरएन होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये लोग सेल नहीं कर रहे हैं, इनका अपना काम नहीं है, ये जस्ट एक वर्कर का इनकी जॉब है, ये कमीशन बेस्ड अर्निंग काम कर रहे हैं, तो इसलिए इन लोगों का सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर होना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन सबसेक्शन 1 बी की तरफ। सबसेक्शन 1 बी, every online marketplace or a courier involved in e-commerce by supplying digitally ordered goods from within Pakistan shall not allow any person to use their service to carry out e-commerce transaction unless it hold LDN in case subsection 1 if this section apply also hold sale tax registration। सो वो कह रहे हैं कि अगर किसी पर्सन का ये ई-कॉमर्स ट्रांज़ैक्शन, मतलब जो उसका ऑनलाइन वर्किंग का काम है ना, और उसके थ्रू अब वो ऑर्डर वगैरह लोगों से ले रहा है और उसने लोगों को चीज़ें सप्लाई करनी है, तो ज़ाहिर है वो उसने लोगों के घर जा जा के तो नहीं करनी, क्योंकि ऑनलाइन वर्किंग लोग करते इसीलिए हैं कि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में उनका काम जो है वो चल सके और वो पूरे पाकिस्तान से जो है वो अर्निंग कम कर सकें। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि किसी बंदे का इस तरह का कोई कारोबार वगैरह है ना, यानी ई-कॉमर्स ट्रांज़ैक्शन का उसका कारोबार है, ऑनलाइन वर्किंग वो बंदा कर रहा है और गुड्स लोगों को ऑनलाइन सप्लाई वगैरह कर रहा है, तो अब जो ज़ाहिर है वो खुद तो नहीं सप्लाई करेगा लोगों के घर-घर जाके, उसको खिदमात लेनी पड़ेगी किसी कुरियर सर्विस की। तो जैसे कि ये ल्यूपर्ड है, टीसीएस है और कार्गो है, और भी बहुत सारी सर्विसेज़ हैं। तो वो कह रहे हैं कि इन लोगों ने तब तक जो है किसी को अपनी अपनी सर्विसेज़ नहीं प्रोवाइड करनी इस तरह के बंदे को, जब तक वो ये नहीं देख लेते कि इस बंदे के पास एनटीएन नहीं है और उसके पास एसटीआरएन नहीं है। यानी कि अगर आपको अब ये सर्विसेज़ चाहिए, तो आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ये लोग ना इस तरह के काम में होते हैं, टैक्स विदहोल्डिंग एजेंट, और आप बाद में लास्ट में फ्रॉड ना करो, टैक्स एवेजन ना करो, तो आप पे एक चेक एंड बैलेंस रखने के लिए ये प्रोविज़न ऐड कर दी गई है कि अगर कोई बंदा इस तरह के वर्क में इन्वॉल्व है, यानी ऑनलाइन ई-कॉमर्स का प्लेटफ़ॉर्म है और लोगों को चीज़ें वो सप्लाई कर रहा है,
और टायर 1 रिटेलर है, मतलब हाई लेवल पे उसका काम है। तो अब जो वो चीज़ों प्रोडक्ट लोगों को सप्लाई कर रहा है, तो जो ऑर्डर जब वो अपना पार्सल करवाने जाता है कस्टमर को, तो जो कुरियर सर्विस वाले हैं वो तब तक उसका ऑर्डर जो है वो सप्लाई नहीं करेंगे, जब तक वो ये नहीं देख लेते कि बंदा इनकम टैक्स के अंदर भी रजिस्टर होना चाहिए और सेल टैक्स के अंदर भी रजिस्टर होना चाहिए। अब इस हवाले से आप लोगों ने जो है रील तो सारे वहाँ जो है सोशल मीडिया तमाम लोग इस्तेमाल करती होगी। आप लोगों ने रील्स वगैरह में देखा होगा कि आजकल जो है वो रेज़न आर्ट का काम है बहुत ज़्यादा लोगों का। इसी तरह किसी ने फूड का काम स्टार्ट किया हुआ है, किसी ने जो है वो अ, क जो हर एक बंदे का जो है वो किसी ने अपना आउटलेट बनाया हुआ है, यानी सोशल मीडिया पे तो हर बंदा है एडवर्टाइज़मेंट करने के लिए अपने काम की। तो उसमें आप लोगों ने मेजॉरिटी लोगों को देखा होगा कि वो लोगों से ऑनलाइन ऑर्डर जो है वो ले रहे हैं। अगर तो उनका हाई लेवल पर काम है और वो ये ई-कॉमर्स का ही काम कर रहे हैं, मतलब ऑनलाइन लोगों को चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं और वो टायर 1 रिटेलर की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो अब इस सिचुएशन में उन लोगों को जब चीज़ें सप्लाई करनी है, तो वो तब तक कोरियर सर्विस वाले उनका ऑर्डर नहीं लेकर जाएँगे, पार्सल नहीं लेकर जाएँगे, जब तक वो ये नहीं मेक श्योर कर लेते कि उनके पास एनटीएन और एसटीआरएन नंबर नहीं है। एनटीएन नेशनल टैक्स नंबर है, वो आपको तब मिलता है जब आप लोग इनकम टैक्स के अंदर रजिस्टर हो, और एसटीआरएन नंबर जो है वो सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो आपको तब मिलता है जब आप सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर हो। सो आई होप you बोर नहीं हो रहे होंगे अब आप। तो मैं सब सेक्शन 2 की तरफ चलती हूँ। कहते हैं पर्सन नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इन पाकिस्तान इफ रिक्वायर्ड टू रजिस्टर फॉर मेकिंग इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट और अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट और एनी द फेडरल में अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब वो बंदा जो कि कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहा, मतलब उसकी चीज़ों के ऊपर टैक्स वगैरह नहीं लग रहा, लेकिन अगर उसे रिक्वायर किया जाता है कि लीगली आपका आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आप कर रहे हो, मतलब इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हो, या इस एक्ट की या किसी दूसरे फेडरल लॉ के प्रोविजन के तहत उसे कहा जाता है कि भई आप रजिस्टर्ड हो सेल टैक्स के अंदर, तो आप फिर वो भी रजिस्ट्रेशन के अप्लाई कर सकता है। If a person who is required to be registered under this act does not apply for registration, मतलब अगर किसी बंदे पर मैंडेटरी था इस एक्ट के तहत कि भाई आपने सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड होना है, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मैन्युफैक्चरर, इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर और अदर पर्सन उनके लिए लाज़िम है कि उन्हें रजिस्टर होना है, लेकिन वो नहीं रजिस्ट्रेशन करवाते, अप्लाई नहीं करते, एंड द कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू और द एनी अदर officer as may be authorized by the board after such inquiry as deemed appropriate have a reason to believe that a person is liable to be registered। और कोई ये जो ऑफिसर हैं जो कौन से कमिश्नर लैंड रेवेन्यू दूसरे ऑफिसर जब उन्हें एफपीआर ऑथराइज़ करता है, वो इंक्वायरी वगैरह कंडक्ट करते हैं। उसके बाद उन्हें जो भी उन्हें पता लगती है, उसके बाद उन्हें यकीन हो जाता है कि भई इस पर्सन के ऊपर तो लायबल था कि वो रजिस्टर हो, तो वो नहीं हुआ रजिस्टर, तो ही शैल कंपल्सरी रजिस्टर सच पर्सन आफ्टर प्रोवाइडिंग। अब उसके बाद उस बंदे को एक मौका देते हैं कि आपको जो है वो क्यों नहीं रजिस्टर होना चाहिए, और वो उसके बाद उसको चांस देने के बाद, उसको सुनने के बाद उसे खुद रजिस्टर कर लेते हैं। यानी अगर एक बंदे के ऊपर लाज़िम है कि उसने रजिस्टर होना है और वो रजिस्टर नहीं हुआ, तो उसके खिलाफ इंक्वायरी की जाती है, जो उन्हें पता लगती है। उसके बाद उन्हें लगता है कि भई इसके ऊपर तो रजिस्टर होना लाज़िम था इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद, तो फिर अब उसको वो नोटिस देते हैं, उसको सुना जाता है और उसके बाद फिर वो उसे खुद से रजिस्टर कर लेते हैं। यानी कि अगर खुद नहीं वो हो रहा, तो फिर वो उसे खुद कर लेंगे, और जो रजिस्ट्रेशन होगी इस एक्ट के तहत, वो शैल बी रेगुलेटेड सच अ मैनर, ठीक है, उसकी किन रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत होगी, वो उन रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत होगी जो कि एफपीआर स्पेसिफाई करेगा बाय नोटिफिकेशन ऑफ गजेट। अब मतलब वो नोटिस के थ्रू बता देगा कि इन रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत उसकी रजिस्टर होनी चाहिए, तो उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत रजिस्ट्रेशन होगी। जैसे कि ये जो नोटिफ़िकेशन की जो बात है, अब आपको ये इसके हवाले से भी ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि ये हमें नोटिस कहाँ से मिलेंगे, कि भई एफपीआर ने कौन-सा नोटिस दिया कि फलाँ बंदे का आप सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर होना ज़रूरी है, या इनकम टैक्स के तहत या फेडरल एक्साइज़ ड्यूटी के तहत, या किसी भी तरह उसके ऊपर ये कोई ये नोटिस का हमें किस तरह पता चलेगा? तो ये नोटिस का हमें इस तरह पता चलता है कि एफपीआर की एक वेबसाइट है ऑफ़िशियल iris.pk, www.iris.pk, वहाँ पर आपने जाना है। वहाँ पर जाने के बाद जो है वो आपने, जैसे ही आप वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करते हो ना, तो वहाँ पर आपको जो है वो सर्कुलर्स एंड ऑर्डर्स एंड नोटिफ़िकेशन का ये पे ना साथ ही शो होना शुरू हो जाता है इसकी वेबसाइट ओपन होने के बाद ही। वहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना है, तो जो भी कोई नोटिस आया होता है एफबीआर का, वो आपको पता चल जाता है, जो कि ये एसआरओ नंबर या जो है वो नोटिफ़िकेशन जो है वो आपको पता चलते रहते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि किसको क्या अब नोटिस जो है वो इन्होंने दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको नोटिस पता चल जाते हैं। सो ये हमारा सेक्शन 14 जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सेक्शन कवर करते हैं, सेक्शन 14 ए बी। सो यहाँ इस सेक्शन के अंदर हमने जो पढ़ा वो ये था कि किस बंदे के ऊपर लाज़िम है कि उसने सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर होना है और किस बंदे के ऊपर नहीं होना। 4-5 लोग हैं जिन्होंने रजिस्टर होना है, और 2 लोग हैं जो टायर 1 रिटेलर नहीं है, जो कॉटेज इंडस्ट्री चला रहे हैं, उन्हें सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर नहीं होना। और अगर आपके ऊपर लाज़िम है, आपको कानून कहता है कि आप रजिस्टर हो और आप रजिस्टर नहीं होते, तो फिर वो आपको खुद से रजिस्टर करने का इख्तियार रखते हैं। अब मेरा आप लोगों के पास एक क्वेश्चन है, वो ये है कि अगर कोई पर्सन जिसके ऊपर मैंडेटरी नहीं है कि वो सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर हो, लेकिन वो बंदा रजिस्टर होना चाहता है, तो क्या वो हो सकता है?
तो इसका आंसर है येस। अगर वो होना चाहे तो वो हो सकता है। लेकिन अगेन हम लोग आगे जाकर देखेंगे इसी चैप्टर के अंदर कि जिन बंदों का रिक्वायर्ड नहीं था रजिस्टर होना, लेकिन अगर वो रजिस्टर हो भी जाते हैं, तो जो एफईआर है वो उनको डी-रजिस्टर करने का इख्तियार रखता है। अब ये डी-रजिस्ट्रेशन हो सकता है कि जिस टाइम आपने दरख्वास्त दी है रजिस्टर करने की, उसी टाइम ही वो आपकी एडमिट ना करें। और अगर जो है वो आपको उन्होंने कर ली है एडमिट, तो बाद में हो सकता है वो आपको आगे जाके डी-रजिस्टर कर दें। तो जब आपके ऊपर कानून में जो है लगा ही नहीं है कि आपने रजिस्टर होना है, अगर आप होना चाहते हो तो वेल एंड गुड, आप हो सकते हो, लेकिन फिर भी एफईआर स्टिल आपको डी-रजिस्टर कर सकती है। आया आपकी दरख्वास्त देने का टाइम ही कर दे या बाद में कर दे, वो उसकी स्वाबदीद है। नेक्स्ट है सेक्शन 14 ए बी। अब यहाँ से जो है वो बेसिकली कंसिक्वेंसेस, जो मैंने कहा था कि चैप्टर के अंदर 4 सब्जेक्ट डिस्कस हुए हैं कि नंबर 1 किस बंदे के लिए सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर होना है, किसने नहीं होना। वो 2 तो फर्स्ट सेक्शन में कवर हो गए। अब नेक्स्ट जो है वो ये कंसीक्वेंस ज नेक्स्ट मैंने कहा था कि क्या कंसीक्वेंसेस होंगे अगर आप सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर नहीं होते, वो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तकरीबन सेक्शन 21 से तक जो से पहले-पहले जितने भी सेक्शन है ना, उसमें सारे कंसीक्वेंसेस ही लिखे हुए हैं कि अगर आपके ऊपर लाज़िम था कानूनी तौर पर कि आपके पास एसटीआर नंबर हो, यानी आप सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर हो, और अगर आप नहीं होते, तो आपके खिलाफ क्या-क्या एक्शन लिया जा सकता है। सो ये पहला एक्शन तो ये है कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है और गैस का कनेक्शन है, उसे कट कर दिया जाएगा। अगर आप सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर नहीं होते और आप पर लाज़िम था कि आपने रजिस्टर होना है, और अगर आप नहीं होते, तो फिर आपको ये फेस करना पड़ेगा कि एफबीआर की अथॉरिटीज़ आपका इलेक्ट्रिसिटी और गैस का कनेक्शन जो है वो कट कर देंगे। सो अब सेक्शन 14 ए बी के अंदर यही बात की गई है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। सो कहते हैं डिसकंटिन्यूज ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, ये इसका टाइटल था। अब सेक्शन क्या कहता है, तो सेक्शन है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अब ये कौन सा क्लाउज है? ये है नॉन अब्सटेंट क्लाउज़। ये मैंने बहुत दफ़ा डिस्कस किया है, मैं एक दफ़ा फिर से डिस्कस कर देती हूँ कि अगर किसी ने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं सुने हुए, तो नॉन अब्सटेंट क्लाउज़ बेसिकली ऐसा क्लाउज़ होता है कि जहाँ पर जिस भी सेक्शन के अंदर ये मेंशन होता है, उसका मतलब ये होता है कि जो बात इस सेक्शन में की जाने वाली है, वो प्रिवेल कर जाएगी हर उस बात से जो कि इसके कंट्राडिक्टरी हो, और वो कंट्राडिक्टरी बात हो सकता है इसी कानून के अंदर ही आगे आगे जाके कहीं आपको देखने को मिल जाए, या कोई कानून जो कि इन्फोर्सेबल है, इस टाइम एग्ज़िस्ट करता है, उसके साथ आ जाए। यानी यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर अब ये लाइन लिखी गई है, इसका मतलब ये है कि ये एक नॉन ऑब्स्टेंट क्लाउज़ है, इस सेक्शन के अंदर आई है। तो इस सेक्शन के अंदर जो बात की जा रही है, वो सुपीरियर कंसीडर की जाएगी, प्रिवेल कर जाएगी हर उस बात के जो कि इसके कंट्राडिक्टरी हो। कंट्राडिक्टरी हो सकता है कि इस कानून के अंदर ही आगे जाके आपको इस रूल के जो यहाँ पर डिस्कस की जा रही है, इससे अपोज़िट कोई बात सुनने में मिल जाए, या फिर इस कानून के साथ कोई और कानून इस टाइम एग्ज़िस्ट कर रहा है और उसके अंदर इससे कंट्राडिक्टरी बात मेंशन की गई हो। इवन दो कि वो कंट्राडिक्शन में होगी, लेकिन ये नॉन ऑब्स्टेंट क्लाउज़ में इधर मेंशन की गई है, तो इसलिए यहाँ जो बात की जाने वाली है, मतलब यहाँ जो जनरल रूल डिस्कस किया जाने वाला है, वो प्रिवेल करेगा, वो सुपीरियर माना जाएगा। अब यहाँ पर क्या बात डिस्कस की गई है? तो कहते हैं द बोर्ड शैल हैव पावर थ्रू सेल टैक्स जनरल ऑर्डर टू डायरेक्ट द गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ for discontinue the gas and electricity connection of any person who fail in the following categories। वो कह रहे हैं एफपीआर के पास पावर है कि वो सेल टैक्स जनरल ऑर्डर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी और गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को ऑर्डर कर सकती हैं कि ये जो लोग हैं फॉलोइंग कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हैं, वो उन लोगों का इलेक्ट्रिसिटी और गैस का कनेक्शन जो है वो कट कर दे। किन लोगों का इलेक्ट्रिसिटी और गैस का कनेक्शन कट करने का वो कह सकती है? इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को। वो भी हम लोग पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि एनी पर्सन इंक्लूडिंग टायर 1 रिटेलर हू फेल टू रजिस्टर फॉर सेल टैक्स पर्सन। मतलब कोई भी बंदा जिसमें टायर 1 रिटेलर भी आ जाते हैं, जो लोग सेल टैक्स के अंदर उन पर लाज़िम था कि उन्हें रजिस्टर होना है और वो रजिस्टर नहीं होते। मतलब जो लोग एसटीआर नंबर उन पर मैंडेटरी था कि उनके पास होना चाहिए, पर वो अगर नहीं उनके पास होता, वो सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर नहीं होते, तो उसके कंसिक्वेंसेस में एफबीआर गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को ऑर्डर दे सकती है कि भई आप इनका इलेक्ट्रिसिटी और गैस का जो कनेक्शन है वो कट कर दो। क्लाउज़ बी नोटिफाइड टायर 1 रिटेलर रजिस्टर बट नॉट इंटीग्रेटेड विद अ बोर्ड कंप्यूटराइज्ड सिस्टम। अब इसमें ये है कि वो टायर 1 रिटेलर जो कि सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड तो हैं, लेकिन जो बोर्ड ने एफपीआर ने कंप्यूटराइज्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है, उसके अंदर वो रजिस्टर नहीं है, उसके साथ वो लिंक्ड नहीं है। अब वो कौन सा कंप्यूटराइज्ड सिस्टम जो एफपीआर ने इंट्रोड्यूस करवाया है, वो बेसिकली है पीओएस, यानी पॉइंट ऑफ सेल। अब पॉइंट ऑफ सेल क्या है? पॉइंट ऑफ सेल ये है कि
आप लोगों ने मेजॉरिटी इसको हम एक ये होता है कि जिसमें आपकी सेल जितनी भी आपने अपनी शॉप पर की है ना, उसका ऑटोमैटिकली रिकॉर्ड अगर आप इसके साथ पॉइंट ऑफ सेल में आपके साथ आपका जो अपनी शॉप का कंप्यूटराइज़ सिस्टम है, अगर वो उसके साथ आप उसमें रजिस्टर हो ना पॉइंट ऑफ सेल में, उसके साथ आपने लिंक किया हुआ है, तो जितनी भी आप सेल करते हो, वो ऑटोमैटिकली इसमें रजिस्टर होने की वजह से एफपीआर के रिकॉर्ड में चली जाती हैं और उन्हें पता चल जाता है कि कितनी आपने सेल की हैं, कितना आपने जो है वो सेल टैक्स की मद में अपने कस्टमर से वसूल करके गवर्नमेंट के खाते में जमा करवाया है, क्योंकि आप जो है वो यहाँ पर गवर्नमेंट के विथहोल्डिंग टैक्स एजेंट हो, तो ला एट द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड वो आपका सही से असेसमेंट कर सकते हैं इस रजिस्ट्रेशन की वजह से, और आपको जो है वो जो टैक्स एविजन है, टैक्स फ्रॉड के चांसेस जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं, जैसा कि आपने किसी बड़े सुपर स्टोर पे या फ़िल्मों एक्स्ट्रा में ये चीज़ देखी होगी कि आप जब जाते हो किसी लाइक आप ये इम्तियाज़ में चले गए, वहाँ पर आप लोग शॉपिंग कर रहे हो, लास्ट में अब आप अपना बिल जो है वो क्लियर करवाने जाते हो। तो जो चीज़ें आपने खरीदी हैं उसके ऊपर बारकोड लगा हुआ होता है चीज़ों पे। अब वो जो शॉपकीपर है वो उसे स्कैन कर रहा है एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के साथ। जब उसे स्कैन कर रहा है तो आप देखोगे कि स्क्रीन पर जो है वो प्रोडक्ट की प्राइस प्लस टैक्स की अमाउंट दोनों चीज़ें शो होना शुरू हो जाती हैं। तो प्रोडक्ट की प्राइस भी और जो टैक्स जो क शो हो रहा है, जो आपसे लिया जा रहा है ना, वो ऑटोमैटिकली गवर्नमेंट को चला जाएगा, और पॉइंट ऑफ सेल के अंदर रजिस्ट्रेशन होने का ये फ़ायदा होगा कि ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड ऑटोमैटिकली एफपीआर के पास साथ के साथ डेली बेसिस पर जा रहा है कि कितनी आपने सेल की और कितना आप डेली सेल टैक्स की मद में हमें जमा करवा रहे हो। तो अगर एक बंदा जिसने सेल टैक्स के अंदर रजिस्ट्रेशन होना लाज़िम था, पर वो नहीं हुआ, और इसके अलावा टायर 1 रिटेलर जिसका पॉइंट ऑफ सेल के अंदर इंटीग्रेशन होना ज़रूरी था रजिस्ट्रेशन के साथ, वो नहीं हुआ। अगर तो उन्होंने कानून की ये खिलाफ वर्ज़ी की है, तो अब वो इस मद में एफपीआर इख्तियार दे सकता है, पावर दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को कि वो आपका इस कंसीक्वेंस में कि आप रजिस्टर नहीं हुए या पॉइंट ऑफ सेल के अंदर रजिस्टर नहीं हुए रजिस्ट्रेशन के बाद, कि वो आपका ये कनेक्शन जो है वो बिजली गैस का कनेक्शन जो है मुनक़ता कर दे। नेक्स्ट इसकी ये तो था जनरल रूल के बाद आ जाती है इसकी एक्सेप्शन क्या कहते हैं, प्रोवाइडेड दैट अपॉन रजिस्ट्रेशन और इंटीग्रेशन एज द केस मे बी ऑफ द अबव सेड पर्सन, द बोर्ड शैल नोटिफाई द रिस्टोरेशन ऑफ द गैस इलेक्ट्रिक। यानी अगर आप रजिस्टर करवा लेते हो या फिर आप लोग इंटीग्रेट करवा लेते हो रजिस्ट्रेशन के बाद अपने सिस्टम को पीओएस के साथ, तो अब इसके होने के बाद एफपीआर नोटिस देगा उन्हीं गैस और इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को कि वो आपका ये जो कनेक्शन कट किया था उसको वो रिस्टोर कर दें, यानी दोबारा बहाल कर दें। अब यहाँ पर मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है वो ये है कि हम लोगों ने मेजॉरिटी टाइम ये चीज़ सुनी है कि आपका जो ये इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस की कंपनीज़ हैं कि जैसे कि वापटा वगैरह हैं, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी गैस का कनेक्शन जो है वो सिर्फ़ कट कर सकते हैं, आपका मीटर नहीं उतार सकते। तो वो किस कानून के तहत उनके पास ये पावर नहीं है कि वो ये सिर्फ़ कट कर सकते हैं और आपका मीटर नहीं उतार सकते, और ये अगर वो करते हैं तो इलीगल है, उनके खिलाफ आप लोग एक्शन ले सकते हो कानूनी तौर पर। तो अब ये आपकी असाइनमेंट है, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह इस क्वेश्चन का आंसर दूँगी। आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर खुद से स्टडी करना है कि किस कानून के तहत उनके पास ये इख्तियार है कि वो आपका इलेक्ट्रिसिटी और गैस का कनेक्शन उतार सकते हैं अगर आप बिल वगैरह नहीं पे करते या किसी भी वजूहात पे, लेकिन वो आपका मीटर नहीं उतार सकते। तो अगर वो उतारते हैं तो आप उनके खिलाफ किस कानून के तहत एक्शन ले सकते हो? ये जो है वो क्वेश्चन है आपका, ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर दे दूँगी। अभी जो कि मेरी भी नॉलेज में नहीं है, मैंने लेकिन ये चीज़ सुनी है, तो क्योंकि मेरे पास अभी इस तरह के मैटर का कोई क्लाइंट भी नहीं आया जो उसके लिए मुझे ज़्यादा सर्च करनी पड़े। लेकिन ये क्वेश्चन है क्योंकि मैंने ये बात सुनी है खुद भी काफ़ी दफ़ा, तो आप लोगों से भी क्वेश्चन है कि आपने नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह खुद भी इस क्वेश्चन का आंसर ढूँढूँगी, अगर मुझे मिल गया तो मैं क्लियर कर दूँगी, और आप लोगों ने भी जो है वो सर्च करना है। सो नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं सेक्शन 14 इसी की तरफ। अभी तक जो मैंने कहा कि इसका जो कॉन्सिक्वेंस है, अगर आप रजिस्टर नहीं होते तो उसमें कॉन्सिक्वेंस में नॉन रजिस्ट्रेशन की मद में क्या पहला एक्शन आपके खिलाफ क्या ले सकता है, एफपीआर आपके इलेक्ट्रिसिटी और गैस के कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है दूसरा एक्शन आपके खिलाफ क्या लिया जा सकता है, वो है बार ऑन ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट। तो टाइटल से क्लियर हो रहा है कि आपके बैंक अकाउंट को जो है वो सीज किया जा सकता है, यानी उन्हें जो है वो सस्पेंड किया जा सकता है, या आप जो है वो अपने बैंक अकाउंट के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं कर सकते। अब इस सेक्शन में क्या कहा गया डिस्कस किया गया है, इसको भी हम लोग रीड करते हैं। अच्छा जी, सेक्शन 14 इज सी,
टाइटल बार ऑन ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट, मतलब किस बंदे का जो है वो बैंक अकाउंट मुअत्तल किया जाएगा कि वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, इससे ट्रांज़ैक्शन नहीं कर सकता। ये भी बेसिकली जो बंदा सेल टैक्स के अंदर जिस बंदे रजिस्ट्रेशन है ना कि आपको करवानी ज़रूरी है, लेकिन अगर वो नहीं करवाता, तो उस बंदे के खिलाफ ही बेसिकली एक्शन भी लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो एक्शन ये लेना है, ये एफपीआर ने नहीं लेना, ये लेना है कमिश्नर ने। यानी अगर आप सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर नहीं होते, तो पहला कंसेक्वेंस आपका इलेक्ट्रिसिटी और गैस का कनेक्शन डिस्कनेक्ट करवाया जा सकता है। वो इख्तियार, वो पावर, ऐसा काम करने का इख्तियार जो है वो एफबीआर के पास था। और अगर आप रजिस्टर नहीं होते, तो आपके बैंक अकाउंट को सीज़ किया जा सकता है। ये इख्तियार जो है वो कमिश्नर के पास है। अब कमिश्नर ये इख्तियार कब इस्तेमाल करता है, ये हमें तब पता चलेगा जब हम इस सेक्शन को रीड करेंगे। सो सबसेक्शन 1 ये कहता है कि दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू वेयर द कमिश्नर हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट अ पर्सन इज़ एंगेज्ड। अच्छा, मैं ना इसको रीड नहीं कर रही, मैं इसको वैसे कांसेप्ट वाइज़ आपको बता देती हूँ। कह रही अगर कमिश्नर को लग जाता है ना कि अगर एक बंदा जिसके ऊपर लाज़िम है कि उसे सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर होना चाहिए, लेकिन वो उसमें रजिस्टर होने के रजिस्टर नहीं हो रहा और ऐसे प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहा है, सेल कर रहा है जो कि टैक्सेबल गुड्स है, यानी इसके ऊपर सेल टैक्स डिडक्ट हो रहा है और उस पर इसलिए लाज़िम है कि वो सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर हो, लेकिन फिर भी वो सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर नहीं हो रहा। और कमिश्नर उसे तकरीबन 3 मौक़े देता है कि भई आप रजिस्टर हो, लेकिन उन तीनों मौक़ों में वो उनको ज़ाया कर देता है और फिर भी वो रजिस्टर नहीं होता। और वो रजिस्टर न हैज़ पर्सन हैज़ फेल्ड टू ऑब्टेन, मतलब वो रजिस्टर नहीं हुआ, उसने तीनों मौके ज़ाया कर दिए। तो अब ये तीनों, ये नहीं है कि इनमें से कोई एक कंडीशन पूरी होने पे उसका बैंक अकाउंट सीज़ कर रहा है, ये तीनों कंडीशन पूरी हो जाएँगी तब, क्योंकि यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जो है वो सेमीकोलन जो है वो यूज़ हुआ हुआ है, मतलब ये सेंटेंस पूरा है। इसको सिर्फ़ पार्ट, क्योंकि जब लॉन्ग सेंटेंस होता है तो उसको हम पंक्चुएशन की मदद से जो है वो पार्ट उसके बना देते हैं। तो अब यहाँ पर भी ये पूरा एक सेंटेंस है जो कि डिफरेंट क्लॉज़ेज़ में लिखा हुआ है, यानी कि तीनों कंडीशन जब पूरी हो जाती हैं, मतलब अगर एक बंदा सेल टैक्सेबल गुड्स सप्लाई कर रहा है बगैर सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर हुए, कमिश्नर ने उसे 3 मौके दिए कि भई आप सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर हो, लेकिन उसने तीनों ज़ाया कर दिए, रजिस्टर नहीं हुआ। तो अब जो है वो कमिश्नर के पास इख्तियार है, क्या वो ये है जो कि सबसेक्शन 2 में वो करेगा। अब उसके खिलाफ वो क्या एक्शन लेगा इस ऑर्डर को डिसओबे करने का, क्या उसको वो कंसेक्वेंस उसके फेस करने पड़ेंगे ऐसे बंदे को। तो अगेन ये नॉन अब्सटेंट क्लॉज़ है, यानी यहाँ पर जो कमिश्नर इस सिचुएशन में उसके पास इख्तियार है जो उसके अगेंस्ट वो इस बंदे के, इस ढीठ बंदे के खिलाफ एक्शन ले सकता है, वो प्रिवेल करेगा, बेशक जो यहाँ पर इस जो बात बताई जा रही है वो कंट्राडिक्टरी हो इस एक्ट की किसी प्रोविज़न के साथ या फिर किसी दूसरे एनफोर्सेबल लॉ के किसी प्रोविज़न के साथ। ये जो इख्तियार कमिश्नर के पास है वही सुपरसीड करेगा। क्या है कि उसके पास इख्तियार है कि वो बैंकिंग कंपनी को, शेड्यूल कंपनी को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रिटन ऑर्डर के थ्रू जो है वो ये कह सकता है कि भई इस बंदे का ना आप 3 दिन के लिए बैंक अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर दो। अब यहाँ पर वो मुकम्मल मुस्तकिल तौर पर उसने उसका बैंक अकाउंट सीज़ नहीं करवाया, टेम्परेरी तौर पर उन्होंने इसे सस्पेंड करने का कह दिया है कि भई इस बंदे का मैंने कहा कि सेल टैक्स में आपके ऊपर लाज़िम है कि रजिस्टर आप हो नहीं रहे। तो वो कहता है बैंकिंग कंपनी को, शेड्यूल बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कि 3 दिन के लिए ना इसका बैंक अकाउंट सीज़ कर दो। और अगर ये कंट्रावेंशन मुसलसल जो है वो चलती रहती है इस सस्पेंशन के टाइम पीरियड के अंदर भी, तो कमिश्नर अगेन अपना यही ऑर्डर यानी इसकी सस्पेंशन को रिपीट कर सकता है, यानी प्रोलॉन्ग कर देगा। दोबारा जो है वो उसका बैंक अकाउंट वो सस्पेंड कर सकता है मज़ीद 2 दफ़ा। लेकिन अब जो ये सस्पेंशन का ऑर्डर होगा ये 1 वीक के हफ़्ते के गैप के साथ आएगा। इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि मिसाल के तौर पर 3 फ़ेब को किसी बंदे को खिलाफ ऑर्डर पास हुआ कमिश्नर की तरफ से कि इसका बैंक अकाउंट सीज़ कर दिया जाए। अब 6 फ़ेब तक उसका बैंक अकाउंट, क्योंकि 3 दिन तक जो है वो सस्पेंड रहना था। उसने उस दौरान किसी टैक्स कंसल्टेंट के साथ कंसल्ट नहीं किया, कोई उसने अपना सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन होने के लिए कोई खातर को वही नहीं लाया, अब भी वो नहीं हुआ, उसे परवाह ही नहीं है। तो अब इस सिचुएशन के अंदर कोर्ट उसका दोबारा बैंक अकाउंट को सस्पेंड करने का ऑर्डर देगी, लेकिन वो 13 फ़ेब तक जो है वो ऐसा ऑर्डर पास नहीं कर सकती, 1 वीक के वक़्फ़े के बाद देगी, मतलब 14 फ़ेब को वो ऑर्डर देंगे। अब 14 फ़ेब से लेके 17 फ़ेब तक, सॉरी 14, 15, 16, ठीक है? ये 3 दिन जो है वो अब फिर उसका अकाउंट जो है वो सीज़ रहेगा और इस दौरान फिर उसने कोई कोशिश नहीं की कि भई मैं अपना बैंक अकाउंट जो है अपना सेल टैक्स में रजिस्टर हो जाऊँ ताकि मेरा बैंक अकाउंट बहाल हो। तो अब इस सिचुएशन के अंदर अगेन वो उसकी सस्पेंशन का ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन अब ये 16 के अंदर आप लोग 7 दिन ऐड कर लें, यानी 23 फ़ेब तक तो वो कुछ नहीं कर सकते। अब ये जो ऑर्डर आएगा ना वो 24 फ़ेब को आएगा, इसको दोबारा इसकी सस्पेंशन का।
ठीक है? यानी दोबारा एक सस्पेंशन के बाद वो 2 बार दोबारा सस्पेंशन का ऑर्डर पास कर सकते हैं, लेकिन हर सस्पेंशन ऑर्डर के अंदर 1 हफ्ते का वक़्फ़ा होगा। सो आई होप एवरीबॉडी गॉट माय पॉइंट। अब नेक्स्ट चलते हैं सबसेक्शन 4 की तरफ। सो वो कह रहे हैं कि अगर अगेन जो है वो ये कंट्रावेंशन, मतलब वो अगेन जो है वो इस ये जो दोबारा उन्होंने रिपीट सस्पेंशन ऑर्डर भी किए ना, एक दफ़ा की सस्पेंशन के बाद दोबारा दूसरी तीसरी दफ़ा भी सस्पेंशन, उस दौरान भी उसकी जो है वो कान पे कोई जू नहीं रेंगी। उसने अपना कोई दोबारा उसने सेल टैक्स के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कोई कोशिश नहीं की कि मेरा बैंक अकाउंट जो है वो बहाल हो, उसने कोई एक्शन नहीं लिया। तो अब जो है वो कमिश्नर कहेंगे कि भई लातों के भूत भातों से नहीं मानते, अब वो पक्का इसका इंतज़ाम करेंगे। वो बैंकिंग कंपनी को, शेड्यूल्ड बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डायरेक्शन देंगे, एक रिटन ऑर्डर पास करेंगे कि भई अब इस बंदे का ना आप मुस्तकिल तौर पर जो है बैंक अकाउंट जो है वो बंद कर दो। इसके मुकम्मल तौर पर मुस्तकिल तौर पर बाड़ लगा देंगे कि ये अपना बैंक अकाउंट जो है वो इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। अब जो क्या होगा, अब काम पक्का हुआ होगा, तो इसलिए सबसेक्शन 5 में बताया हुआ है कि अब वो बंदा दायरा कोशिश करेगा। अब जब वो रजिस्ट्रेशन करवा लेगा, रजिस्ट्रेशन अगर वो करवा लेता है, तो कमिश्नर जो है वो ऑर्डर पास करेगा अ, बैंकिंग कंपनी को कि जो इसका आपने बंद किया हुआ था ना बैंक अकाउंट, उस पर से बार हटा लें। इसको आप अलाउ करें कि अपना बैंक अकाउंट ये इस्तेमाल कर सकता है, और ये बार उनको हटानी है तकरीबन 2 दिन के अंदर-अंदर। मतलब जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन करवा लेगा, तो 2 दिन के अंदर-अंदर उसका अकाउंट जो है वो हो जाएगा। लेट्स सपोज़ अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है कि भई उसका बैंक अकाउंट जो है वो बंद हो गया। अब आपको पता चल गया है कि क्यों बंद हुआ, इसने सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर होना था, ये हुआ नहीं है। आप उससे डिटेल लेके आप उसका जो है वो सेल टैक्स के अंदर उसकी रजिस्ट्रेशन कर दोगे। जैसे ही आप उसकी रजिस्ट्रेशन करोगे, तो वो कहेगा कि भई मेरा बैंक अकाउंट कितने दिन में खुल जाएगा वकील साहब? तो फिर आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपने वाक़ई आप वकील हो, जेन्युइन आपने पढ़ा हुआ है कानून, तो आप कहोगे भई 2 दिन लगेंगे, क्योंकि 2 दिन यहाँ पर इस सेक्शन में बताए गए हैं, ठीक है? 2 दिन के अंदर-अंदर लीगली उस बंदे का अकाउंट जो है वो खुल जाना है, ओपन हो जाएगा। सॉरी, ऑपरेटेबल हो जाएगा, ओपन तो पहले ही है। अब नेक्स्ट आ जाता है सबसेक्शन 6। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एनी डिसीजन ऑर्डर पास। अगर किसी पर्सन को जो है ये जो और कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया, मतलब उसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया, और वो इससे समझता है कि भई मेरे अगेंस्ट ये ऑर्डर पास होना बनता नहीं था, मुझ पे सेल टैक्स के अंदर रजिस्ट्रेशन होना लाज़मी नहीं है, और वो लंबा रूट लेना चाहता है, वो सेल टैक्स के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाहता, वो अपने आप को एग्रीव्ड समझता है कि भई मैं टायर 1 रिटेलर की कैटेगरी में हूँ ही नहीं, मेरा सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन होने का बनता ही नहीं है। वो अपने आप को एग्रीव्ड समझता है कि मेरा बैंक अकाउंट क्यों आपने बैन किया। तो वो अब इस सिचुएशन के अंदर इस डिसीजन के अगेंस्ट अपील कर सकता है, उसके पास रेमेडी है, लेकिन उसने 30 दिन के अंदर-अंदर करनी है। जैसे उसे जो ऑर्डर मिला होता है ना, उसके मिलने के बाद 30 दिन के अंदर-अंदर उसने अपील करनी है चीफ कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। अब यहाँ पर चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को क्यों अपील की जा रही है? क्योंकि सेक्शन 30 अभी हम इस एक्ट का पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो कमिश्नर है, वो इंफीरियर इन रैंक है एज़ टू चीफ कमिश्नर लैंड रेवेन्यू, और चीफ कमिश्नर लैंड रेवेन्यू इससे सुपीरियर रैंक है कमिश्नर से। तो इसलिए इसके फैसले के अगेंस्ट, कमिश्नर के फैसले के अगेंस्ट चीफ कमिश्नर लैंड रेवेन्यू को अपील की जाएगी। अब इस सेक्शन की जो प्रोविज़न था वो कह रहे हैं कि इतलाक उस डेट से होगा जो कि एफपीआर बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैज़ेट स्पेसिफाई कर देगा। अब ये लाइन यहाँ पर क्यों लिखी गई है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये रेड इंक में लिखा हुआ सेक्शन है, यानी कि ये अभी-अभी ऐड हुआ है, ये अमेंडमेंट के साथ ये सेक्शन। तो अब इसकी सेक्शन की जो अंदर जो बात की गई है, इसका इतलाक उसी डेट से होगा, मतलब इसके ऊपर रिलीफ लोगों को उसी डेट से मिलना शुरू होगा, इस पर एक्शन लोगों के अगेंस्ट उसी डेट से लेना शुरू होंगे जो कि एफपीआर स्पेसिफाई करेगा कि भई इस डेट से ये सेक्शन जो है वो इसकी डेट ऑफ कमेंसमेंट है, और किसी भी कानून का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता, ना ही किसी प्रोविजन का। सो जिस डेट के ऊपर एफपीआर स्पेसिफाई कर देगा ना, अब अगर उस डेट के बाद से इस सेक्शन की खिलाफ वर्जी होती है, तो तभी आपको इस सेक्शन के बेस पर आप लोगों के खिलाफ एक्शन ले सकते हो और आप रिलीफ ले सकते हो। सो आई होप एवरीबॉडी गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट हम चलते हैं सेक्शन 14 ए डी की तरफ, बार ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है सेक्शन 14 ए डी। ये एक अनदर कंसिक्वेंस है कि जब आप पर लाजिम है कि आप सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर हो, लेकिन आप नहीं होते, लेकिन ये कंटिन्यूएशन है, ये सेक्शन बेसिकली कंटिन्यूएशन है सेक्शन 14 ए सी की। ये एक्शन आपके ख़िलाफ़ तब लिया जाएगा जब आपका बैंक अकाउंट मुकम्मल तौर पर जो है वो सीज़ हो गया होगा। उसके परमानेंटली ऑर्डर आ गए होंगे उसको नॉन ऑपरेशन के, उसके बाद ये एक्शन आपके अगेंस्ट लिया जाता है। यानी बैंक अकाउंट आपका जब मुकम्मल तौर पर बंद हो गया और उसके बाद भी आप 15 दिन के अंदर-अंदर जो है कोई एक्शन नहीं ना लेते, तो अब ये आप पर पेनल्टी लगा दी जाती है।
कि आपको जो प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी आपकी गैर मनकूला जायदाद को ट्रांसफ़र करने के राइट पर आप पे बाड़ लगा दी जाती है कि अब आप किसी को वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सो बेसिकली सेक्शन 1480 कंटिन्यूज़ है सेक्शन 1480 की। ये एक्शन आपके अगेंस्ट तब लिया जाता है जब आपका बैंक अकाउंट मुस्तकिल तौर पर बंद हो गया है और उसके बंद होने के बाद 15 दिन के अंदर भी आपने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया। तब फिर आप पर ये एक अनदर पेनल्टी एडिशनल पेनल्टी लग जाती है। सो इसमें क्या बताया गया है, इसको भी मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज़ ही यानी कि रीड आप खुद कर लेना। मैं इसको आपको क्या-क्या एक सब सेक्शन में बताया गया है वो मैं लाइन बाय लाइन जो है वो आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। सो यहाँ पर बेसिकली ये बताया गया है कि जब किसी बंदे का सेक्शन 14 एसी के सबसेक्शन 4 के तहत उसके अगेंस्ट ऑर्डर पास हो गया, यानी कि उसका मुस्तकिल तौर पर बैंक अकाउंट जो है वो बंद कर दिया गया, नॉन ऑपरेशन मोड में आ गया। तो उसके 15 दिन इस ऑर्डर के पास होने के 15 दिन के अंदर-अंदर जो चीफ कमिश्नर है वो एक कमेटी बना देगा, जो कि कमेटी कंसिस्ट करेगी इन फॉलोइंग मेंबर पे, किस पे? चीफ कमिश्नर पे और एक मेंबर पे जो कि या तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से होगा या फिर ट्रेड एसोसिएशन की तरफ से होगा। अब ये कमेटी जब जैसे ही बनेगी ये नोटिस जारी कर देगी उस अनरजिस्टर्ड पर्सन को, मतलब जिससे सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर होना था पर वो नहीं हुआ, उसे नोटिस जारी करेंगे और ये नोटिस उसकी बिज़नेस प्रेमिसेस के ऊपर भी अफ़िक्स कर दिया जाएगा, यानी लगा दिया जाएगा, वहाँ पर भी डिस्प्ले किया जाएगा। अब नोटिस जारी होने के बाद ज़ाहिर-सी बात है इसको ये बंदे इस बंदे को सुना जाएगा, इसे राइट ऑफ फेयर ट्रायल दिया जाएगा। जब इसे सुना जाएगा तो अब इसके खिलाफ 2 एक्शन हो सकते हैं, कमेटी इसके खिलाफ 2 एक्शन ले सकती है। नंबर 1 कि या तो वो रिकमेंडेशन देगी कमिश्नर को कि भई इस पर सेक्शन 14 इसी के तहत जो बार लगाया था ना, यानी जो आपने इसका बैंक अकाउंट सीज़ किया था परमानेंटली तौर पर, इस बार को आप उठा लें। ऑपरेटेबल मोड में ले आएँ इसके बैंक अकाउंट को ना, नॉन ऑपरेशन मोड से हटा लें। या फिर वो ये रिकमेंडेशन देगी कि भई इसका इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफ़र करने का राइट है ना, उस पर बाड़ लगा दो कि ये अब आगे अपनी जायदाद किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। लेकिन ये जो बार उस पर लग रहा है कि ये अपनी प्रॉपर्टी आगे इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, ये रिकमेंडेशन उसने कमिश्नर को देने से पहले इस बंदे को 15 दिन का चांस देना है कि भई आप अपने आप को रजिस्टर करवा लो। यानी ये बार भी आप पर ऐसे ही नहीं लग गई, इसके लिए भी आपको 15 दिन का मौका मिला। यानी कि आपके खिलाफ ऑर्डर आया, आपका बैंक अकाउंट मुस्तकिल तौर पर बंद हो गया, उसके बाद आपको उन्होंने हो होने के 15 दिन के अंदर-अंदर आपके खिलाफ ये ऑर्डर आया, कमेटी बनी, सॉरी, आपको सुना गया। सुनने के बाद फिर अब आपको वो रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि भई आप तो रजिस्टर नहीं हो रहे, तो हम आपका ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का राइट जो है वो सीज़ करने लगे हैं, उस पर बाड़ लगाने लगे हैं। लेकिन ये हम आप पर तब तक नहीं लगाएँगे, स्टिल वो आपको 15 दिन का मौका देते हैं कि आप अपने आप को शायद इन 15 दिन के अंदर रजिस्टर करवा लो। अगर आप नहीं करवाते तो फिर वो आप पर बाड़ लगा देंगे। और अगर अब आपने नहीं करवाया उस 15 दिन के अंदर भी, तो अब कमिश्नर जो है, उसके पास इख्तियार है कि वो जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है कि उसको वो डायरेक्शन देगा रिटन ऑर्डर के थ्रू ना, कि आप इस बंदे ने जो 15 दिन का हमने इसे टाइम पीरियड दिया था, इसके अंदर भी उसने रजिस्ट्रेशन ही ना करवाई, तो उस बंदे के अगेंस्ट उसे कहता है कि भई आप इसकी मूल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के राइट पर बाड़ लगा दो कि अब ये आगे किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। और जैसे ही वो बंदा अब रजिस्टर करवा लेता है, अगर अ मतलब उस पे बार लग गई और उसने रजिस्ट्रेशन करवा ली, तो वो साथ ही ऑर्डर दे देगा कमिश्नर कि भई अब ये जो बार इस पर लगा था ना, इसके प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के राइट पे, इसको हटा लिया जाए। और ये बार तकरीबन उसके रजिस्ट्रेशन करवाने के 2 दिन के अंदर-अंदर हटा ली जाती है। तो लेट्स सपोज़ अगेन अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी आगे सेल करना चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रहा। तो आपको फ़ौरन समझ आ जाएगा कि इसका मतलब इसने सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर होना था। हाँ, आप उससे पूछोगे कि क्या आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर आया था? तो वो कहेगा हाँ, तो आपको पता चल जाएगा कि भई इसने सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर होना था, ये नहीं हुआ। 15 दिन का टाइम पीरियड भी जो उसको मौका दिया था वो भी गुज़र चुका है। तो अब आप उसे फ़ौरी तौर पर सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर करोगे। जैसे ही आप इसे रजिस्टर करोगे, इसकी ये बा ऑ ऑ ऑटोमैटिकली 2 दिन के अंदर हट जाएगी और 2 दिन के बाद ये जो अपनी प्रॉपर्टी नहीं सेल कर पा रहा था, वो आगे सेल कर सकता होगा। नेक्स्ट सबसेक्शन 7 में ये बताया जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि भई मुझ पे सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर होना मुझ पर लाज़िम नहीं था, ये ऐवी मेरे खिलाफ ऑर्डर आ गया है, आप अपने आप को इससे एग्रीव्ड समझते हो, तो उसके ऑर्डर आने के 30 दिन के अंदर-अंदर आप कमिश्नर का जो कि डिसीजन था उसने बार लगाई थी आपके प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के राइट पे, आप इसके अगेंस्ट अपील करोगे चीफ कमिश्नर लैंड रेवेन्यू को। और इसके प्रोविज़न का इतलाक उस डेट से होगा जो डेट एफबीआर नोटिफ़ाई करेगा। सो
ये पॉइंट अब सबको समझ आ गए। नेक्स्ट हम चलते हैं सेक्शन 14 ए ई की तरफ के अदर मेजर फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन, यानी कि कौन से और इसके अलावा मतलब आपका बिजली और इलेक्ट्रिसिटी और वो एक ही होती है, इलेक्ट्रिसिटी और गैस के कनेक्शन को डिसकनेक्ट करने के अलावा, आपके बैंक अकाउंट को आर्जी बुनियादों पर मुस्तकिल बुनियादों पर सीज करने के अलावा, आपके अपनी गैर मनकूला जायदाद यानी मूल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के राइट पर बार लगाने के अलावा और कौन-सा एक्शन जो है वो उस बंदे के खिलाफ लिया जा सकता है जिस पर मैंडेटरी था कि वो सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर हो और वो नहीं होता। ये सेक्शन 14 ए ई के अंदर हमें पता चलेगा। इसको रीड करते हैं। अच्छा जी, सेक्शन 14 ए ई अदर मेजर फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन, मतलब अगर एक बंदा जिस पर लाज़िम है कि वो सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर हो और वो नहीं होता, तो अब उसके अगेंस्ट इलेक्ट्रिसिटी गैस के कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करने के साथ-साथ उसके बैंक अकाउंट को मुस्तकिल तौर पर या आर्ज़ी तौर पर बंद करने के साथ-साथ उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के राइट पर बार लगाने के साथ-साथ और कौन-सा एक्शन उस बंदे के अगेंस्ट लिया जा सकता है, ये सेक्शन 14 ए ई के अंदर डिस्कस किया गया है। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले इसमें मैं बता दूँ कि ये कंटिन्यूएशन है सेक्शन 14 ए सी और 14 ए डी की, यानी कि जब तक आपका बैंक अकाउंट नहीं बंद हो जाता, आपके प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के राइट पे बार नहीं लगा दिया जाता है वो प्रॉपर्टी के, तब तक ये एक्शन आपके अगेंस्ट नहीं लिया जा सकता। मतलब ये जो एक्शन इस सेक्शन के अंदर लिए जाने हैं, इससे पहले वो 2 एक्शन लिए जाने ज़रूरी हैं, उसके बाद ही ये एक्शन आपके अगेंस्ट लिए जाएँगे। सो ये क्या कहता है? वो कहता है कि सेक्शन 14 ए सी और 14 ए डी की प्रोविज़न को मद्देनज़र रखते हुए, मतलब आपके बैंक अकाउंट को सीज़ करने के बाद, आपकी प्रॉपर्टी के राइट को बार लगाने के बाद, अगर कोई बंदा रजिस्टर नहीं होता और उस पर लाज़िम था कि वो रजिस्टर हो, स्टिल उसका हम लोगों ने कह रहे हैं कि हम उसका बैंक अकाउंट भी सीज़ करके देख लिया, उसको प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र करने के राइट पे बार लगा कर भी देख लिया, लेकिन वो इतना कोई ढीठ बंदा था कि अगर वो रजिस्टर नहीं हो रहा, तो आप चीफ़ कमिश्नर के पास उसके अगेंस्ट क्या राइट है? सो हमने देखा कि अगर वो रजिस्टर उस पर लाज़िम होना ज़रूरी था और वो रजिस्टर नहीं होता, तो एफपीआर के पास ये इख्तियार था कि उसका इलेक्ट्रिसिटी गैस का कनेक्शन को कट कट कर सकता था, और अगर वो नहीं होता और उस पर लाज़िम था कि उसने रजिस्टर होना था, तो कमिश्नर के पास ये इख्तियार था कि उसका बैंक अकाउंट बंद कर सकता था, उसकी बार लगा सकता था प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र करने के राइट पर। अब ये जो इख्तियार है, जो दूसरे इनके अलावा जो एक्शन उस बंदे के खिलाफ लिए जा सकते हैं, वो चीफ कमिश्नर के पास भी कुछ हकूक हैं, उसके पास क्या इख्तियार है वो हम देखते हैं। वो कह रहे हैं वो इस बंदे के साथ ये कर सकता है कि वो उसकी बिज़नेस प्रेमिसेस को सील कर सकता है, मतलब उसकी जो शॉप है उसको सील कर सकता है, उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को सीज़ कर सकता है, और उसके अलावा उसकी टैक्सेबल एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए कोई रिसीवर अपॉइंट कर सकता है। यानी कि उस पे उन्हें तो डाउट है, भई ये तो हमें सही से टैक्स पे कर नहीं रहा, ना ही अपने सही फेक इनवॉइसेस शो कर रहा है, तो उसकी टैक्सेबल एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए कि हाँ भाई कितने की भाई ये सामान चीज़ बेच रहा है, कितना हमें टैक्स पे कर रहा है, प्रॉपर वैल्यूएशन भी कर रहा है, इस चीज़ को मैनेज करने के लिए वो रिसीवर अपॉइंट कर सकते हैं। मतलब अगर आपका बैंक अकाउंट भी सीज़ हो गया, आपकी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने राइट पर वार भी लग गई, फिर भी आप रजिस्टर नहीं हो रहे, तो अब चीफ कमिश्नर आपके अगेंस्ट क्या एक्शन ले सकता है? या तो वो आपकी शॉप प्रेमिसेस को सील कर देगा, आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए रिसीवर अपॉइंट कर देगा, या फिर आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी को सीज़ कर देगा यानी अटैच कर देगा। और ये एक्शन वो आपके खिलाफ तब तक नहीं ले सकता जब तक ये फॉलोइंग कंडीशन प्रेसिडेंट पूरी ना हो जाए, और वो क्या है? नंबर 1 ये कि उसने आपको एक नोटिस जारी करना है, जिसमें उसने डेट मेंशन करनी है कि जिस डेट से आपकी शॉप को वो सील कर रहा है, या आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी को सीज़ कर रहा है, या आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए वो रिसीवर अपॉइंट कर रहा है। मतलब आपको खिलाफ़ी एक्शन लेने के लिए सबसे पहले उसने आपको एक नोटिस जारी करना है, जिसमें भी जो एक्शन आपके खिलाफ ले रहा है उनकी डेट जो है वो मेंशन होनी चाहिए, यानी कि किस डेट से ये रिक्वायर्ड एक्शन आपके अगेंस्ट लिए जा रहे हैं। नंबर 2 उसने एक कमेटी अपॉइंट करनी है, जो कि चीफ कमिश्नर पे, कंसर्न कमिश्नर पे और चैम्बर ऑफ कॉमर्स या ट्रेड एसोसिएशन की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव पर मुश्तमिल होनी चाहिए, जिन्होंने ये नोटिस दायर उसे दिया है, तो उस नोटिस देने के बाद उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड यानी फेयर ट्रायल का मौका देना है इन ओपन कोर्ट, जिस बंदे के खिलाफ ये एक्शन लिया जा रहा है, यानी इसकी प्रॉपर्टी सीज की जा रही है, सील की जा रही है, उसकी शॉप और उसकी प्रॉपर्टी सीज की जा रही है। और ये डिसीजन जो अब उसके बाद जो इस नोटिस देने के बाद कमेटी बनानी है, कमेटी बनाने के बाद उसको सुनना है ओपन कोर्ट, और उसके बाद जो फैसला आना है उसको उन्होंने न्यूज़पेपर में या एफपीआर की जो वेबसाइट है आईआरएस उसके ऊपर पब्लिक करना है। ये तमाम एक्शन करने के बाद जो है उन्होंने इसकी शॉप सील करनी है, उसकी प्रॉपर्टी सीज करनी है, या इसकी टैक्सेबल एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए एक रिसीवर अपॉइंट करना है। सो अगर मैं समराइज़ करूँ इस सेक्शन को, अब ये पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन अगर हम इसे समराइज़ करें तो ये है कि अगर आपका बैंक अकाउंट जो है वो क्लोज़ हुआ, बंद हो गया, सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि आप सेल टैक्स में रजिस्टर नहीं हो रहे थे, या आपका जो है वो बार लगा दी गई आपकी वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के राइट पे, क्योंकि आप सेल टैक्स में रजिस्टर नहीं हो रहे थे।
अब ये 2 एक्शन होने के बावजूद भी आप इतने ढीठ हो के आप सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर नहीं होते, तो अब चीफ कमिश्नर आपके खिलाफ ये कुछ एक्शन ले सकता है, लाइक वो आपकी बिज़नेस प्रेमिसेस को सील कर सकता है, आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए रिसीवर अपॉइंट कर सकता है एंड लास्टली वो आपकी मूल प्रॉपर्टी को सीज़ कर सकता है। लेकिन ये तीनों एक्शन वो आपके खिलाफ तब तक नहीं ले सकता, जब तक वो कुछ कंडीशन प्रेसिडेंट को पूरी नहीं कर दे। कंडीशन प्रेसिडेंट में ये कि जब तक वो आपको नोटिस ना दे दे भई कि हम आपके खिलाफ ये एक्शन लेने वाले हैं। या यानी कि प्रॉपर्टी को सीज़ करने वाले हैं, आपकी शॉप को सील करने वाले हैं, ये एक्शन लेने वाले हैं। फिर उसके बाद उसको एक कमेटी बनाए और उस कमेटी के अंदर उस बंदे को ओपन कोर्ट में जो है वो जिसके खिलाफ एक्शन लेना है उसको सुने, उसे अपॉर्च्युनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड, राइट ऑफ फेयर ट्रायल प्रोवाइड करे। उसके बाद जो डिसीजन आए उसको अखबार में या एफपीआर की वेबसाइट पे ऑफिशियली तौर पर पब्लिक करे। ये सारा प्रोसेस फॉलो करने के बाद ही वो इसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि जैसे ही अब होता क्या है कि अब ये इतना सब कुछ उसके साथ हो गया, अगर लेट्स सपोज़ वो बंदा रजिस्टर हो गया। अगर वो बंदा रजिस्टर हो जाता है तो अब चीफ कमिश्नर ने जो ऑर्डर पास किया था ना उसकी प्रॉपर्टी को सीज़ करने का, उसकी शॉप को सील करने का, रिसीवर अपॉइंट करने का, उसे रिवर्स कर देगा, मतलब उसका जो है वो उसकी शॉप भी उसको दे देंगे, प्रॉपर्टी भी उसे दे देंगे, रिसीवर भी निकाल देंगे और ये सारा काम जो है उन्होंने करना है 2 दिन के अंदर-अंदर, उसकी रजिस्ट्रेशन होने के बाद 2 दिन के अंदर-अंदर। लेट्स सपोज़ अगर आपके पास आपका क्लाइंट आता है और वो कहता है कि भई मेरी शॉप सील हो गई, आपको पता चल गया कि इसके सेल टैक्स में रजिस्टर होना था, ये हुआ नहीं। तो अब उससे पहले आप उसकी केस हिस्ट्री लेते हो कि अच्छा, वो कहता है कि हाँ, हाँ जी, मेरा बैंक अकाउंट भी बंद हुआ है, मेरी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र, तो फिर आपको पता चल गया है कि इसके खिलाफ इस नहज तक इसने पहुँचा दिया था काम के, जिसकी वज़ह से एफबीआर को उसके खिलाफ ये एक्शन लेना पड़ा। सो ये चीफ कमिश्नर को उसके खिलाफ ये एक्शन लेना पड़ा। तो अब यहाँ पर अ, आप उसको सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर करोगे, जैसे ही आप उसको सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर करोगे, रजिस्ट्रेशन करने के 2 दिन के अंदर-अंदर आपकी उसकी शॉप जो है वो उसको उसके ऊपर जो है वो अनसील हो जाएगी और अगर नहीं होती तो फिर आप लोग खुद एक्शन ले सकते हो कि भई देखें हमने तो रजिस्टर कर लिया है, तो अब क्यों शॉप इसकी सील है। अब नेक्स्ट कहते हैं कि अगर कोई पर्सन जो ये डिसीजन आया है यानी उसकी शॉप सील करने का, उसकी प्रॉपर्टी सीज़ करने का, इससे अपने आप को एग्रीव समझता है, तो इस ऑर्डर के पास होने के बाद 30 दिन के अंदर-अंदर वो इसके अगेंस्ट जो है वो रिप्रेजेंटेशन यानी कि केस फाइल कर सकता है बोर्ड के सामने। अब यहाँ पर अगेन लॉजिक है कि भई एफबीआर के पास क्यों जा रहा है? तो यहाँ पर सेक्शन 30 में जब हम आएँगे तो वहाँ पर आपको कुछ ऑफिसर्स की हायरार्की डिस्कस की गई है जिसमें एफबीआर सुप्रीम है, उससे नीचे जो है वो चीफ कमिश्नर है और कमिश्नर अपील है और उनसे नीचे जो है वो कमिश्नर है। चीफ कमिश्नर से नीचे जो है वो यानी इंफीरियर जो है वो कमिश्नर है। सो इसलिए कमिश्नर के फैसले के जैसा हम लोग चीफ कमिश्नर के पास गए थे, इसी तरह चीफ कमिश्नर के फैसले के अगेंस्ट हम लोग एफबीआर के पास जाएँगे। वो कह रहे हैं कि इस सेक्शन में जितनी भी प्रोविज़न है वो कोई एक या सारी का इत्तलाक उस डेट से होगा, कमेंसमेंट डेट से होगी जो कि एफबीआर नोटिफ़ाई करेगा अपने ऑफिशियल गज़ेट में। सो आई होप ये सेक्शन भी सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 21 की तरफ। इसको मैं ज़रा लास्ट में डिस्कस करती हूँ कि ज़रा लॉन्ग है, यानी अच्छे से एक ही दफ़ा इसी पे फ़ोकस करेंगे ना, पहले सेक्शन 21 एक कर लेते हैं, ये स्मॉल सा है, फिर हम लोग सेक्शन 21 की तरफ जाते हैं। मुख्तसर ये है कि मैंने कहा था इस चैप्टर के अंदर 4 सब्जेक्ट डिस्कस किए गए हैं। नंबर 1 कि किस पर्सन ने सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर होना है, किस पर मैंडेटरी है, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया सेक्शन 14 के अंदर। फिर मैंने कहा था कि किस बंदे ने सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर नहीं होना, वो भी सेक्शन 14 के अंदर ही है, वो भी मैं डिस्कस कर चुकी। फिर हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि क्या कंसीक्वेंसेस होंगे अगर आपके ऊपर लाज़िम है, लॉ आपको बाइंड करता है कि आप सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर हो और अगर आप रजिस्टर नहीं होते, तो उसके अगेंस्ट में आपके खिलाफ क्या कंसीक्वेंसेस लिए जा सकते हैं। वो सेक्शन 14 के बाद से लेके जितने भी सेक्शन हैं 21 तक आने से पहले-पहले यानी 14 ए से लेके 14 ए, सी, डी तक जो भी ये सेक्शन आए थे ना, उसके अंदर कंसीक्वेंस डिस्कस किए गए थे। नेक्स्ट अब मैंने कहा था कि जो लास्ट सब्जेक्ट है वो इस चैप्टर में जो डिस्कस किया गया है वो ये है कि जो बंदा रजिस्टर होता है सेल टैक्स के अंदर, उस बंदे के अगेंस्ट क्या-क्या इख्तियारात हैं एफबीआर के पास, वो इसका सेक्शन 21 और 21 ए के अंदर डिस्कस किए गए हैं। तो अब हम लोग इनको पढ़ते हैं। जो फर्स्ट पावर है एफबीआर की रजिस्टर्ड पर्सन के अगेंस्ट, वो क्या है? वो कहते हैं एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। द पोर्ट शैल हैव द पावर टू मेंटेन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इन द मैनर एज़ मे प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स एंड सच रूल्स मे प्रोवाइड फॉर द रिस्ट्रिक्शन एंड लिमिटेशन टू बी इम्पोज्ड ऑन अ पर्सन हू सीज़ टू बी एन एक्टिव टैक्स पेयर। सो वो कहते हैं कि अ जो ये एफबीआर के पास इख्तियार है कि वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट बनाएगी, उसको मेंटेन रखेगी, उसके हवाले से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी और अगर कोई बंदा एक्टिव टैक्स पेयर नहीं रहता, मतलब जो बंदा एक्टिव टैक्स पेयर मतलब फाइलर, और अगर कोई बंदा फाइलर नहीं रहता, नॉन फाइलर हो जाता है, तो उसके बाद उस पर क्या रिस्ट्रिक्शन और क्या लिमिटेशन लगेंगी उस बंदे पर, वो भी जो है वो एफबीआर डिसाइड करेगी। यानी एफबीआर के पास पहला इख्तियार ये है कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट को मेंटेन रखना एफबीआर का राइट है।
प्लस जो बंदा फाइलर एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में नहीं रहता, यानी फाइलर नहीं रहता, नॉन फाइलर हो जाता है, उस पर क्या लिमिटेशन, क्या रिस्ट्रिक्शन उसके हवाले से लगी जाएंगी, उसके हवाले से रूल्स एंड रेगुलेशन भी एफपीआर ही बताएगी। जैसे हम देखते हैं कि फाइलर बंदे को कम टैक्स पे करना पड़ता है, नॉन फाइलर पे को ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। ये जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं कि नॉन फाइलर को ज़्यादा टैक्स बना, ये रूल रेगुलेशन एफपीआर ने ही बनाए हुए हैं। सो 2 पावर हो गई इसके पास, रजिस्टर्ड बंदे के पास जो है के अगेंस्ट। अच्छा, यहाँ पर एक ये कन्फ्यूजन भी अपनी क्लियर कर लें कि जो बंदा सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर हो जाता है ना, वो फाइलर नहीं हो जाता। यानी उसको एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में नहीं आएगा। उसके लिए उसको रिटर्न जमा करवानी पड़ती है। और फाइलर वो बंदा रहता है जो कि कंटिन्यूअसली बगैर अपनी जो भी है हर साल अपनी रिटर्न जमा करवाए। ये हमने इनकम टैक्स के अंदर पढ़ा था। सेल टैक्स के अंदर जो है वो आपने हर मंथ अपनी रिटर्न जमा करवानी होती है। इसका चैप्टर 5 है जो कि रिटर्न से रिलेटेड है, वहाँ पर जाके हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये एक बात आप अपने माइंड में रख लें कि रिटर्न जमा करवाते हैं अगर आप मुसलसल, तभी हर मंथ अपनी सेल टैक्स रिटर्न जमा करवाएँगे, तभी आप लोग एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में रहेंगे, अदरवाइज़ आप नॉन फाइलर हो जाएँगे, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं रहेंगे। और इसकी जो है वो ड्यू डेट जिस तरह उसकी 30 सितंबर होती है एफपीआर के अंदर इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करवाने की डेट, यहाँ पर जो है वो हर महीने आपने रिटर्न जमा करवानी है और उसकी ड्यू डेट होती है हर अगले महीने की 15 डेट तक। लाइक अगर मैंने जनवरी की सेल टैक्स रिटर्न जमा करवानी है अपनी, तो या आपने किसी क्लाइंट की, तो वो मुझे 15 फ़ेब तक मेरे पास ड्यू डेट है जनवरी की रिटर्न जमा करवाने की, मंथली टैक्स सेल टैक्स रिटर्न। सही है, आई होप ये पॉइंट अब सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं सेक्शन 21 की तरफ। सेक्शन 21 की तरफ। सेक्शन 21, डी रजिस्ट्रेशन, ब्लैक लिस्टिंग एंड सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब ये भी एफपीआर के पास इख्तियार है कि वो जो है वो आपको डी रजिस्टर कर सकती है, आपकी रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर सकती है, ब्लैक लिस्ट कर सकती है, लेकिन वो ऐसा कब करेगी? सो इसे हम देखते हैं तो कहते हैं बोर्ड और एनी ऑफिसर ऑथराइज इन दिस बिहाफ में सब्जेक्ट टू द रूल्स डी रजिस्टर और रजिस्टर्ड पर्सन और सच क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। सो वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा बंदा जिस पे मैंडेटरी नहीं था कि वो सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर हो, वो वॉलंटरी तौर पर रजिस्टर हुआ हुआ था, तो उस बंदे को या क्लास ऑफ पर्सन को एफपीआर खुद बज़ाते खुद या उसका कोई ऑथराइज़ ऑफ़िसर है जिसको उसने ऐसा इख्तियार दिया है, तो वो उन बंदों को जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेल टैक्स एक्ट के तहत बने हैं ना, उनकी की बेस पर उस बंदे को वो रजिस्टर कर सकती हैं, उस रजिस्टर्ड पर्सन को। मतलब उस पे रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन वो हुआ हुआ था, तो एफपीआर खुद या अपने किसी ऑथराइज़ ऑफ़िसर के थ्रू उस बंदे को डी रजिस्टर कर सकते हैं। यानी डी रजिस्ट्रेशन किस बंदे की होगी? जिसके ऊपर वॉलंटरी तौर पर रिक्वायर्ड नहीं था कि वो भी सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर हो। नेक्स्ट अब आ जाता है सबसेक्शन 2, जो कि अगेन नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द सेट से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये नॉन अब्सटेंड क्लॉज़ है, यानी जो जहाँ पर बात की जा रही है वो सुपरसीड कर जाएगी हर उस चीज़ से जो उसके कंट्राडिक्टरी होगी, चाहे वो इस एक्ट के अंदर मेंशन हुई है या इसी किसी और एनफोर्सेबल लॉ के अंदर मेंशन हुई है। सो वो कह रहे हैं कि इन द केसेस वेयर द कमिश्नर इज सेटिस्फाइड दैट अ रजिस्टर्ड पर्सन इज फाउंड टू हैव इशू in cases where the commissioner is satisfied that a registered person is found to have issued fake invoices or has otherwise committed tax fraud, he may issue an order of suspension and blacklisting such person or suspend his registration in accordance with such procedure as the board may by notification the official gazette prescribe। So वो कह रहे हैं कि किस बंदे को जो है वो सस्पेंड किया जाएगा उसकी रजिस्ट्रेशन को, तो वो बंदा है जिस बंदे के ऊपर कमिश्नर को ये कंफर्म हो जाएगा, उसके बारे में सेटिस्फाई हो जाएगा कि कोई बंदा सेल टैक्स में रजिस्टर्ड तो है, लेकिन उसने फेक इनवॉइसेस यानी फेल्ड सेल रिसिप्ट अपनी शो की हैं या कोई टैक्स फ्रॉड इसने कमिट किया है। तो इस सिचुएशन में वो इसको सस्पेंशन का ऑर्डर इसकी रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर देंगे उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक जो कि एफपीआर ने स्पेसिफाई किए गए हैं। यानी अगर आप टैक्स फ्रॉड के काम के जुर्म में इन्वॉल्व हो या आपने अपना प्रॉपर सही से रिकॉर्ड नहीं जमा करवाया, आपने फेक इनवॉइसेस शो की है, मतलब लाइक आपने 2000 की चीज़ जो है बेची है, लेकिन अपनी इनवॉइसेस पे शो किया है कि मैंने 1000 की बेची है, क्योंकि 2000 का 18% ज़्यादा टैक्स आएगा और 1000 रुपए का जो है वो कम आएगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। वेट प्लीज़। फ़र्ज़ कर लेंगे मेरे पास जो है ना 5 लाख की जो है वो मैंने टोटल सेल की। उसका 18% जो है वो मुझे सेल टैक्स की मद में पे करना था। जो कि 90,000 मुझे सेल टैक्स की मद में पे करना था। मैंने कहा कि भई मैं क्यों 90,000 पे करूँ गवर्नमेंट को। सो मैंने क्या किया, मैंने अपनी फ़ेक इनवॉइसेस बना ली। मैंने 2 लाख की सेल शो की, जिसमें मुझे सिर्फ़ 36,000 पे टैक्स पे करना पड़ा। सॉरी, 9 लाख बना दिया मैंने। यानी 54,000 का मैंने घपला कर लिया। यानी एम्बेज़लमेंट कर ली, एम्बेज़लमेंट ऑफ फंड कर ली।
तो अब यहाँ पर जो है, जो कि मैंने 54,000 का घपला किया, मैंने अपनी सेल वॉइसेस को 2 लाख का शो किया, हालाँकि मैंने 5 लाख की सेल की थी, ताकि मुझे 18% आए, जितनी ज़्यादा अमाउंट उतना ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ना था। मैंने जितनी ज़्यादा सेल होती, मैंने सेल ही कम कर डाली, ताकि मुझे कम टैक्स पे करना पड़े, और ये 54,000 रुपए मेरे बच गए। तो अब ये जो मैंने उन्हें कन्फर्म हो जाता है चीफ कमिश्नर को कि भई इसने तो घपला किया हुआ है इस रिटेलर ने, तो इसलिए उस बंदे के अगेंस्ट फिर वो कहता है कि फिर अगर आपने घपला किया ना तो फिर भुगतो। वो आपको जो आपकी रजिस्ट्रेशन है उसे सस्पेंड कर देगा। ठीक है? सो आई होप ये पॉइंट सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है सबसेक्शन 2A। अच्छा जी। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जैसे ही कमिश्नर ने उस बंदे का सस्पेंशन ऑर्डर किया ना, यानी उसका रजिस्ट्रेशन को सस्पेंशन करने का ऑर्डर पास किया, उसको पास करने के 10 दिन के अंदर-अंदर उसने उसे शो कॉज़ नोटिस जारी करना है उस रजिस्टर्ड पर्सन को, यानी जिसका रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड किया गया था। और अब इस नोटिस के मिलने के बाद उसे सुना जाएगा, उसने उस नोटिस का जवाब देना है, इस रजिस्टर्ड पर्सन ने, यानी उसे फेयर ट्रायल का मौका दिया जाएगा। अब सुनने के बाद 2 एक्शन कर सकता है कमिश्नर। नंबर 1, अगर तो वो उसकी रिप्लाई से सैटिस्फाई हो गया, तो वो इस सस्पेंशन ऑर्डर को रिवॉक कर देगा। एंड सेकंडली, अगर वो सैटिस्फाई नहीं होता, तो वो इस नोटिस के रिप्लाई के आने के 30 दिन के अंदर-अंदर एक अपीलेबल स्पीकिंग ऑर्डर जारी करेगा इस बंदे के अगेंस्ट कि अब इसकी रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड ना करो, अब इसको ब्लैक लिस्ट कर दो। ब्लैक लिस्टिंग करने का ऑर्डर पास कर देगा, और इसकी ऑर्डर जो है वो स्पीकिंग होना चाहिए और अपीलेबल होना चाहिए, ठीक है? अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसका मतलब अपीलेबल पे तो सबको समझ में आ रही है कि ठीक है, इस ऑर्डर के अगेंस्ट वो बंदा अपील कर सकता है, यानी कि डिसीजन फाइनल नहीं है कि आप इसे किसी कोर्ट के अंदर, किसी अथॉरिटी के अंदर चैलेंज ही नहीं कर सकते। स्पीकिंग ऑर्डर से क्या मुराद है? भई देखिए, और स्पीकिंग ऑर्डर 2 तरह के होते हैं ऑर्डर, स्पीकिंग एंड नॉन स्पीकिंग ऑर्डर। स्पीकिंग ऑर्डर वो होता है जो कि जिसमें रीज़न इन्वॉल्व हो, और नॉन स्पीकिंग ऑर्डर वो होता है जिसके अंदर कोई रीज़न इन्वॉल्व ना हो, ठीक है? यानी जिस वजह से कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया है, अगर तो उसमें रीज़न हो तो वो स्पीकिंग ऑर्डर कहलाएगा। यानी कोर्ट ने जो ये कहना है ना कि भई मैं किस वजह से आपका ब्लैक लिस्ट कर रहा हूँ, आपको ब्लैक लिस्ट कर रहा हूँ इस रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उसमें उस ऑर्डर के अंदर उसके रीज़न भी शामिल होने चाहिए। अब यहाँ पर ये क्लॉज़ तो हो गया एंड। अब फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, मैंने कल परसों एक जजमेंट पढ़ी थी, तो उसमें मैंने पढ़ा कि हर अच्छा सॉरी, इस जजमेंट से पहले एक पॉइंट और भी क्लियर कर लें कि जो स्पीकिंग ऑर्डर है उसमें रीज़न होना चाहिए, जिसके कंट्राडिक्टरी होता है नॉन स्पीकिंग ऑर्डर, उसमें रीज़न नहीं होता है। यानी जिस ऑर्डर में रीज़न हो उसे हम स्पीकिंग ऑर्डर कहते हैं, और जिसमें रीज़न ना हो उसे हम नॉन स्पीकिंग ऑर्डर कहते हैं। अब प्रैक्टिकली तमाम ऑर्डर, जुडिशियल ऑर्डर स्पीकिंग ऑर्डर ही होने चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि कल परसों मैंने एक जजमेंट पढ़ी, उसमें ये पॉइंट हेल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जुडिशियल ऑर्डर जो है वो होना ही जो है स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए। क्यों? ये पॉइंट उन्होंने इसलिए हेल्ड किया कि इसकी 2 वजूहात हैं कि जुडिशियल ऑर्डर को स्पीकिंग ऑर्डर क्यों होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने 2 वजूहात दी, 2 पॉइंट हेल्ड किए। नंबर 1, उन्होंने कहा कि भई अगर तो वो रीज़निंग उसमें होगी, तो जिस पार्टी के अगेंस्ट ये ऑर्डर आया होगा ना, उसे भी ये कन्फर्म होगी, सैटिस्फैक्शन होगी कि हाँ भाई, जज ने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई किया है और मेरे साथ जस्टिस सर्व हुआ है। उसने अपने ख़यालात पर मेरे अगेंस्ट ये डिसीजन पास नहीं कर दिया। रीज़न जो है वो क्लैरिटी ऑफ सैटिस्फैक्शन देगी दूसरी पार्टी को, हर पार्टी को, कि हाँ भाई, इन कानून की बेस पे हमारे खिलाफ डिसीजन हुआ है, कोई घपला नहीं हुआ हमारे साथ, ठीक है? नाइंसाफ़ी नहीं हुई। तो और सेकंड पॉइंट ये कि जब उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील की जाएगी, तो अपेलेट कोर्ट को भी पता होगा कि मैंने किस लिमिट पे कन्फाइंड रहना है और किस रीज़निंग की बेस पे जो है वो मेरे ट्रायल कोर्ट वाले जज ने ये फैसला किया है, ठीक है? इन बेसिस पे उन्होंने कहा कि जुडिशियल ऑर्डर को होना ही स्पीकिंग ऑर्डर चाहिए। अब किस जजमेंट के अंदर ये पॉइंट हेल्ड हुआ है, तो वो जजमेंट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वेट अ मिनट प्लीज़। सो स्क्रीन आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पे। जजमेंट है 2025 लाहौर हाई कोर्ट 8123, 2025 पीएलसी सीएस 11159। इसके अंदर जो ये इसका सेकंड पॉइंट है ना, मतलब जुडिशियल ऑर्डर को हमेशा स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए। किन रीज़न की वजूहात पे है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। तो इसका आप बेशक स्क्रीनशॉट ले लें, एंड लास्ट इसका भी ले लें, ठीक है? अब इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं कि बेसिकली जो ये होता है स्पीकिंग ऑर्डर, मैंने आपके साथ इतना तो डिस्कस कर लिया ना कि वो ऑर्डर जिसके अंदर रीज़न हो उसे हम स्पीकिंग ऑर्डर कहते हैं, और हर जुडिशियल ऑर्डर को स्पीकिंग ऑर्डर ही होना चाहिए। किन वजूहात की बिना पे, वो मैंने आपके साथ जजमेंट का हवाला दे दिया कि
इन वजूहात की बिना पे जो है वो इसको स्पीकिंग होना चाहिए। अब आपको साथ थोड़ा एक ड्राफ्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिहाज से अगर मैं आपके साथ इस पॉइंट को समझाऊँ तो वो आप इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें कि आप एक जगह पर रहते हो, ठीक है? आपका नाम जो है वो यूसुफ़ है और आपका जो साथ में आपका नेबर है उसका नाम भी यूसुफ़ है। आप जॉब करते हो जिसकी और आपके घर में आप सिंगल बंदे रह रहे हो, आपके साथ कोई रहने वाला नहीं है, आपने अपना खाना-शाना भी खुद ही बनाना है, आप अपनी सारी डेली अफ़ेयर्स और अपनी बिज़नेस के सारे जॉब के जो है वो काम आप खुद ही कर रहे हो। आप फ़र्ज़ कर लो कि आप रेंट पर रह रहे हो और आप जो है दूसरी सिटी में जिस तरह आजकल स्टूडेंट जाते हैं जॉब करने के लिए, अपनी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट होने के बाद उसकी जॉब आप फ़र्ज़ कर लो कि एक बंदा जो है वो लाहौर सॉरी किधर लेकर जाएँ अगर एक बंदा सरगोदा का है और वो फैसलाबाद चला गया है जॉब करने, ठीक है? और अब वहाँ पर वो रेंट पे लेकर घर रह रहा है और वहाँ पर उसका नाम यूसुफ है और जिस जगह पर वो घर ल रह रहा है उधर साथ में किसी और बंदे का नाम भी जो है वो यूसुफ ही है। अब वो बंदा जॉब पे जाता है और वो अपनी टेक केयर खुद न खाना वगैरह उसे नहीं बनाना आता तो वो ये क्या क्या करता है कि वो ऑनलाइन जो है वो ऑर्डर करवा लेता है अपने लिए और होता क्या है कि महीना हो जाता है और उसका एक भी ऑर्डर उसे नहीं मिलता। अगर वो कोई बुक्स भी मँगवाता है, कोई खाना मँगवाता है या कोई भी चीज़ मँगवाता है तो वो उसके नेबर जो उसका नाम यूसुफ है ना उसे मिल जाती हैं और उसको नहीं मिलती। और ये बच्चा इतना डिजिटल है कि ये हर चीज़ की पेमेंट जो है वो ऑनलाइन ही कर देता है, वो कैश ऑन डिलीवरी नहीं करता। अब उसका 1 महीने से नुकसान हो रहा है, उसे समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो एक दिन वो शायद सोचता है कि मैं ये देखूँगा कि ये वाक़या क्या है। अब उसे पता चल जाता है कि ये जो मेरा नेबर है ना, वो ले लेता है और आगे बजाय मुझे अच्छे हमसाये होने के बजाय मेरी सामान मुझ तक पहुँचाने के, मुझे देकर भी नहीं जाता बल्कि खुद ही इस्तेमाल कर लेता है। तो अब होता क्या है, वो उस बंदे को पहले उसके साथ जाता है, उसके साथ जो है वो एमिकेबल वे में उसके साथ बात करता है, बातचीत करके मसला सॉल्व करने की कोशिश करता है। बजाय वो बंदा अपनी गलती एडमिट करने के, वो मानता नहीं है कि मेरी गलती है, वो शर्मिंदा भी नहीं होता। अब उसे आता है कि भई मुझे इसको सबक सिखाना चाहिए, तो वो इसके अगेंस्ट जो है वो डैमेजेस का दावा कर देता है कि भई इसने मेरे साथ ये मामला हुआ है और यहाँ पर जो जिस जिस कंपनी से वो सामान मँगवाता रहा है, उनको वो केस के अंदर पार्टी बना देता है एज़ अ परफॉर्मा डिफेंडेंट क्योंकि उनके बगैर उसको ये रिलीफ़ नहीं मिल सकता था। तो इनको जब उसने पार्टी बनाया प्लस उसके पास अपनी सारी ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन के रिकॉर्ड भी थे, वो भी उसने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में सबूत कर दिए पेश कर दिए। अब जो कोर्ट जो है इस फैसले को देखती है, इस पे जो वो ऑर्डर पास करती है, वो अगर वो ये कह देती है कि भई इमोरली रॉन्ग हुआ है, ये इंसानी असूलों के खिलाफ है, अब इ इस बंदे को जो है वो इस तरह नहीं करना चाहिए था और ये जो एक्यूज़्ड यूसुफ मिस्टर यूसुफ हैं, ये जो एग्रीव्ड मिस्टर यूसुफ है ना, उनको आप इस तरह कर लें कि एक बंदा जिसके साथ वो हुआ है, वो यूसुफ ज़ैन है, जिसके साथ जो है वो जिसके साथ ज़्यादती हुई है और जो है वो यूसुफ असलम है, वो जिसने ऐसा किया। तो अब यूसुफ असलम को वो कहते हैं कि आप यूसुफ ज़ैन को जो है वो पैसे दें। तो अब यहाँ पर ये होता है कि भई अब यानी वो उसे कहते थे भई ये इमोरली रॉन्ग है। तो अब मुझे ये बताएँ कि एज़ अ लॉयर, एज़ अ जज आप इस ऑर्डर को मानेंगे कि ये किस किस्म का ऑर्डर है जिसके अंदर कोई लीगल पॉइंट ही हेल्ड नहीं हुआ, जिसके अंदर जो है वो कोई रीज़निंग ही नहीं है। अब हमारे एक पर्सन हैं जो कि चीफ जस्टिस रह चुके हैं। उनकी मैं अपना नाम नहीं डिस्क्लोज़ कर सकती, लेकिन उनकी जब भी मैं जजमेंट पढ़ती हूँ ना, तो मुझे समझ नहीं आती कि मैंने ये जजमेंट क्यों पढ़ी? क्योंकि मुझे इस तरह ही लगता है कि मैंने अपना टाइम ज़ाया किया। उनकी भी जजमेंट मैंने जितनी भी जजमेंट पढ़ी हैं, तो उन्होंने वो चीफ़ जस्टिस तक रह चुके हैं वो सर। लेकिन उनकी जितनी भी जजमेंट होती हैं ना, उस जजमेंट में वो कानून का हवाला नहीं देते। तो वहाँ पर भी बेसिकली यही पॉइंट आता है कि ये भई ये इसमें जब कानून का आपको हवाला ही नहीं दिया गया, तो किस बेस पर आपने डिसीज़न हेल्ड कर लिया? अब आप मुझे बताएँ इसके ऊपर कोई तुक बनती है और बंदे को भी समझ नहीं आती कि किस तरह का डिसीज़न है। लेकिन फिर जब मैंने रिसेंटली अभी उनकी जजमेंट पढ़ी 2022 में इनहेरिटेंस के मैटर में, तो वो जजमेंट देख के मैं हैरान रह गई। जब मैंने जज का नाम पढ़ा तो मैंने कहा हैं ये यही वही जज हैं जिसकी जजमेंट में आप पढ़ रही हैं जब वो चीफ जस्टिस बने थे, अब वो नहीं रहे। लेकिन जब वो जो है वो उस टाइम फिर मुझे हैरानी होती है, तो फिर मुझे पता चलता है कि भई ये चीफ जस्टिस बनने के बाद जो है वो हमारे मुल्क में फैसले अपनी मर्ज़ी के करवाए जाते हैं, तो दैट्स व्हाई इसलिए उस टाइम अब उनकी उनसे डिसीज़न में उनकी रीज़निंग नहीं नज़र आ रही थी, लेकिन जब उन्होंने चीफ जस्टिस बनने से पहले जो डिसीज़न दिए थे, उनमें बाकायदा बड़ी अच्छी और आला क्वालिटी की रीज़निंग थी। तो ख़ैर अलबत्ता हम लोग मौज़ू से हट रहे हैं। बात यहाँ पर हो रही थी कि रीज़न होना चाहिए डिसीज़न में ना। तो अब अगर वो इस तरह का डिसीज़न दे देता है कि भई ये इमोरली था और अनह्यूमन एक्ट है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो ये स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है, नॉन स्पीकिंग ऑर्डर है क्योंकि इसमें रीज़न नहीं शामिल। और इसके ऊपर जिस पार्टी को रिलीफ़ तो मिल रहा है, लेकिन दूसरे लोगों को सबक नहीं मिल रहा कि किस बेस पर मेरे अगेंस्ट ये डिसीज़न आया। ठीक है? तो अब अगर तो इस तरह का ऑर्डर होगा तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होगी।
ऑर्डर जो है वो स्पीकिंग होना चाहिए, उसमें रीज़निंग होनी चाहिए। लेकिन अगर तो जज ये कहते कि ऑन द बेस ऑफ द अनजस्ट एनरिचमेंट प्रिंसिपल दैट एक्यूज पार्टी इज लायबल टू पे द कंपनसेटरी कॉस्ट एंड डैमेजेस टू द एग्रीव पार्टी विच द एग्रीव पार्टी सफर ड्यू टू हिम, तो फिर ये ऑर्डर स्पीकिंग ऑर्डर होगा और इसकी कोई वैलिडिटी होगी, क्योंकि उन्होंने बाकायदा लीगल माइंड, अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हुए, लॉ को फॉलो करते हुए डिसीजन किया। अब ये अनजस्ट अनजस्ट एनरिचमेंट प्रिंसिपल क्या है? ये होता है कि नोबडी कैन टेक अ एडवांटेज ऑन द बेनिफिट ऑफ द अदर, ठीक है? कोई पर्सन किसी ऑन द एक्सपेंसेस ऑफ द अदर, सॉरी, कोई भी बंदा किसी और के जो है वो बेनिफिट के ऊपर, एक्सपेंसेस पर फ़ायदा नहीं ले सकता। जैसे कि बिल की पेमेंट वो कर रहा था बेचारा, पैसे वो पे कर रहा था, एन्जॉय ये कर रहा था, तो इसको फ़ायदा ही हुआ हुआ था। तो इसीलिए उन्होंने इसीलिए अनजस्ट एनरिचमेंट प्रिंसिपल का हवाला देके वो इस पॉइंट को इसमें हल करेंगे। अब ये जो है वो सेक्शन से ज़रा हम हट गए थे। वैसे मेरी आदत है कि अगर कोई चीज़ मैं पढ़ रही हूँ या पढ़ा रही हूँ, तो जो अगर मेरे माइंड में कोई चीज़ एक्स्ट्रा आ जाए इन्फॉर्मेशन, तो फिर मेरी इंटेंशन ये होती है कि मैं इसको शेयर करूँ। दैट्स व्हाई मैंने इसको साथ डिस्कस कर लिया। यहाँ पर आपका बस इतना है कि आप सिर्फ़ सेक्शन की हद तक ही रहें। मैंने सोचा कि मैं आपका स्पीकिंग ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी कोई क्वेश्चन है उसको क्लियर कर दूँ। तो दैट्स व्हाई मैंने इधर एक्स्ट्रा डिस्कशन कर ली। नेक्स्ट अब हम चलते हैं सबसेक्शन 3 की तरफ। सबसेक्शन 3 की तरफ तो कहते हैं कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन the invoices issued by such person shall not be entertained for the fund or sorry during the period of the suspension of। अब यहाँ पर जो है बेसिकली कंसिक्वेंस ऑफ द सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन डिस्कस की गए हैं कि जितने टाइम पीरियड तक आपकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होगी, उस टाइम तक आपको क्या नुकसान जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं। तो कह रहे हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन द इनवॉइसेज इशूड बाय सच पर्सन शैल नॉट बी entertained for the purpose of sale tax refund or input tax credit, and once such person is blacklisted, the refund or input tax credits claimed against the invoices issued by him where the period after such bank listing shall be rejected through a self-speaking order and after forwarding an opportunity of being heard to such person। यहाँ पर consequence of suspension and blacklisting of registration डिस्कस की गई है। लाइक उन्होंने कहा कि जितने टाइम तक आपकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड रहेगी, उतने टाइम पीरियड के दौरान आपने कुछ भी लोगों को सेल किया, सॉरी, कुछ भी आपने जो है परचेज़ किया, उस पर जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट और रिफंड आपको मिलना था, वो भी अब आपको नहीं मिलेगा। मतलब आप ये कहते हो ना कि भई मेरी रजिस्ट्रेशन कैंसल हुई हुई है, सस्पेंड हुई हुई है, उतने टाइम तक आप अपने शॉप के लिए चीज़ें वगैरह तो खरीद रहे हो। उस पर आप जो परचेज़ कर रहे हो, वो आप इनपुट टैक्स ले पे कर रहे हो, और अब आपको रिफंड भी चाहिए अगर आपका ने ज़्यादा इनपुट टैक्स पे किया हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि उस सस्पेंशन के टाइम पीरियड के दौरान दिया होगा आपने, कोई रिफंड आपको मिलता होगा, इनपुट टैक्स आपको क्रेडिट मिलता होगा, वो भी अब आपको एंटरटेन नहीं होगा उतने टाइम में जब तक आप सस्पेंड रहते हो। इसी तरह ब्लैक लिस्टिंग के टाइम पे अंदर जो आपका पहले ये रिफंड और इनपुट टैक्स था, और इस ब्लैक लिस्ट होने से पहले और बाद में, वो सारा आपको ब्लैक लिस्टिंग के टाइम पीरियड के अंदर नहीं मिलेगा, और ये रिजेक्ट किया जाएगा आपको एक स्पीकिंग ऑर्डर के थ्रू, स्पीकिंग अपीलेबल ऑर्डर के थ्रू। आई होप अब ये पॉइंट तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि स्पीकिंग और अपीलेबल ऑर्डर क्या है, और आपको बाकायदा मौका दिया जाएगा एक ऑर्डर पास करने से पहले। सो अब नेक्स्ट चलते हैं सबसेक्शन 4 की तरफ। सिर्फ 2 सबसेक्शन ही रह गए हैं, इसके साथ ही हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन इसको कंप्लीट करने से पहले मैं आपको एक दफ़ा इसको पूरा हम लोग ओवर थ्रू करेंगे, समराइज़ करेंगे, फिर ही मैं जो है अपना ये वीडियो लेक्चर जो है वो क्लोज़ करूँगी। सो सबसेक्शन 4 क्या कहता है? वो कहते हैं नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट अगेंस्ट नॉन अब्सटेंट क्लॉज़, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट फर्दर बिकॉज़ आई डिस्कस्ड अर्लियर many time। So कह रहे हैं where the board, the concerned commissioner or any officer authorized by the board, where the board, the concerned commissioner or any officer authorized by the board in this behalf has reason to believe that a registered person is engaging in a issue fake or flying invoices, claiming fraud and input tax or refund, does not physically exist or conduct actual business or is committed any other fraudulent activity। So वो कह रहे हैं कि अगर एफपीआर को, इसके किसी कंसर्न कमिश्नर को या एफपीआर की तरफ से कोई ऑथराइज ऑफिसर है, उनको ये मेक श्योर हो जाता है कि बंदा सेल टैक्स में रजिस्टर्ड तो है, लेकिन वो फेक इनवॉइसेस शो कर रहा है, मतलब फेक सेल रिसिप्ट बेल शो कर रहा है, और इनपुट टैक्स जो है जो उसने क्लेम किए हैं वो भी उतने, मतलब वो इतना जितना वो अपना कह रहा है कि मैंने इतना टैक्स पे किया है अपनी परचेजेस पर, उतना उसने नहीं पे किया हुआ, और फेक ही रिफंड क्लेम कर रहा है। ना ही उसका फिजिकली तौर पर उसका कोई बिजनेस है जो कि वो कंडक्ट कर रहा हो, या किसी दूसरी फ्रॉडेंट एक्टिविटी के अंदर वो इन्वॉल्व है। तो एफपीआर, उसका कंसर्न कमिश्नर जो दूसरा ऑफिसर है ना, वो रीज़न रिकॉर्ड करने के बाद रिटन फॉर्म में ब्लॉक कर देंगे इस बंदे का रिफंड और इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट। सच पर्सन डायरेक्ट द कंसर्न कमिश्नर हैविंग जुरिस्डिक्शन फॉर द, ठीक है। अब इस टाइम पीरियड
के अंदर वो उसके साथ क्या करेंगे, वो यहाँ पर उसको सस्पेंड और ब्लैक लिस्टिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है। वो इसका जितना भी यानी इसको रिफंड जो है वो उसने लेना है ना, जो कि फेक शो करके रिकॉर्ड को और इनपुट टैक्स अपना, वो इसको ब्लॉक कर देंगे, प्लस कंसर्न कमिश्नर को डायरेक्शन देंगे कि भई जिसके पास इस मैटर में जुरिस्डिक्शन होगी ना, मतलब जिसकी लोकल लिमिट जुरिस्डिक्शन में वो सेल टैक्स पेयर होगा, जिस कमिश्नर की, उसको वो कहेंगे कि भई आप ना इस मामले में फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो और जो आपको लगता है ना मुनासिब, वो इसके खिलाफ लीगल एक्शन लो। नेक्स्ट है सबसेक्शन 5 के नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, the Chief Commissioner may either of his own motion or an application made by the registered person call for and examine the record of proceeding and the order of the suspension and blacklisting under subsection 2। मतलब जो चीफ कमिश्नर है वो बजाते खुद या किसी रजिस्टर्ड पर्सन की दरख्वास्त पर रिकॉर्ड मंगवा सकता है, उस प्रोसीडिंग और ऑर्डर का जो मतलब जो सस्पेंशन और ब्लैक लिस्टिंग का जो ऑर्डर आया ना, उसकी प्रोसीडिंग का रिकॉर्ड वो मंगवा सकता है खुद या इनकी दरख्वास्त पर। उसके बाद उसे एग्जामिन कर सकता है और उसके बाद इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद जो उसे बेहतर लगता है वो उस ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकता है, जो भी उसे बेहतर लगेगा। मतलब अगर जिस बंदे के खिलाफ ये सस्पेंशन वगैरह का ऑर्डर आ गया था, ज़ाहिर है कमिश्नर कर रहा था, वो चीफ कमिश्नर के खिलाफ जो है वो खुद दरख्वास्त दे देंगे रजिस्टर्ड पर्सन, या वो खुद इसको रिकॉर्ड को मंगवा लेगा। उसके बाद उसे जो इंक्वायरी करने के बाद बेहतर लगेगा उस ऑर्डर को मॉडिफाई कर देगा। प्रोवाइडेड नो, और ये जो ऑर्डर इस सबसेक्शन के तहत जो वो पास कर रहा है मॉडिफिकेशन का ऑर्डर, वो तब तक पास नहीं होगा जब तक जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया जाता। मतलब उसको ज़ाहिर-सी बात है, अगर वो उसको मॉडिफ़ाई करने से पहले उसको सुनना ज़रूरी है। सो ये जो है हमारा इसके साथ फुल चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब अगर इस पूरे इस पूरे चैप्टर को मैं समराइज़ करूँ, तो हम लोग मैंने कहा था इसमें पूरे 4 मेन चीज़ें डिस्कस की गई हैं। नंबर 1 ये कि सेल टैक्स के अंदर किस बंदे को रजिस्टर होना लाज़िम है। तो हमने कहा हर मैन्युफैक्चरर को, हर इम्पोर्टर को, एक्सपोर्टर को और हर होलसेलर को, रिटेलर को, टायर 1 रिटेलर को और डिस्ट्रीब्यूटर को, और वो बंदा जिनको फेडरल या प्रोविंशियल लॉ के तहत कोई टैक्स पे कर रहे हैं और वो टैक्स जो उन्होंने पे किया है वो सेल टैक्स एक्ट के तहत सेल टैक्स की कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है कि वो सेल टैक्स है, तो उन लोगों पर लाज़िम है कि वो सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड हों। इवन दो कि वो ज़ीरो रेटेड सप्लाई प्रोडक्ट सप्लाई करें नहीं, जिनके ऊपर सेल टैक्स नहीं लगता जिन चीज़ों पे। और फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट था कि किन लोगों को सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर होना ज़रूरी नहीं है। तो उसमें 2 तरह के लोग हैं, एक तो वो लोग जो कि कॉटेज इंडस्ट्री को रन कर रहे हैं, और नंबर वो लोग जो कि टायर 1 रिटेलर नहीं हैं। मतलब जो लोग अपनी जिनका हाई लेवल पे इतना बिज़नेस नहीं है, उनका टर्नओवर इतना नहीं है और वो सिर्फ़ अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर ही सेल टैक्स को पे करते हैं, उनको सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर होना ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा एक और नीड टू रिमेंबर पॉइंट अपने माइंड में रख लें कि आप वॉलंटरी तौर पर भी अगर रजिस्टर होना चाहें तो आप सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर हो सकते हैं, लेकिन उसका ये कंसीक्वेंस होंगे कि अगर एफपीआर चाहे तो वो आपको डी रजिस्टर कर सकता है एज़ पर सेक्शन 21 ऑफ दिस एक्ट के तहत। फिर नंबर सेकंड पॉइंट हमने ये डिस्कस किया कि अगर आप पर लाज़िम था कि आप सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर होते, और अगर आप रजिस्टर नहीं होंगे तो आपके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है। तो वो नंबर 1 एक्शन ये है कि एफपीआर आपकी जो है इलेक्ट्रिसिटी और गैस के कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर सकता है। नंबर सेकंड एक्शन ये है कि जो कमिश्नर है आपकी बैंक अकाउंट को जो है वो सस्पेंड कर सकता है, आया टेम्परेरी तौर पर और परमानेंट बेसिस पे। एंड नंबर थर्ड एक्शन ये है कि आपकी जो इमोल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के राइट पर बाड़ लगाई जा सकती है। ये भी कमिश्नर ही एक्शन लेगा आपके खिलाफ। और फिर उसके अलावा आपके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जा सकता है? ये जो बार आप पर लग रही है, ये तब लगेगी जब पहले आपका बैंक अकाउंट जो है वो बंद होगा, उससे पहले नहीं लगाई जा सकती। ठीक है, ये बात भी अपने माइंड में रखें। नेक्स्ट है कि जो चीफ कमिश्नर है, अगर आप पर रजिस्टर होना लाज़िम है और रजिस्टर नहीं होते, तो वो आपके खिलाफ ये एक्शन ले सकता है कि वो आपकी शॉप को सील कर सकता है, आपकी मूल प्रॉपर्टी को सीज़ कर सकता है और आपके टैक्सेबल अफेयर को मैनेज करने के लिए रिसीवर अपॉइंट कर सकता है। लेकिन ये एक्शन आपके खिलाफ तब लिया जाएगा जब आपका बैंक अकाउंट भी बंद हो गया है और आपकी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के राइट पे भी बाड़ लग चुका है और स्टिल आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, ठीक है? और जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो तो उसके 2 दिन के अंदर-अंदर आपके खिलाफ, चाहे आपका बैंक अकाउंट बंद हुआ था या आपकी शॉप सील हुई थी या आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ था, इनके रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद 2 दिन के अंदर-अंदर आपके खिलाफ जो भी एक्शन लिया जाएगा वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है? लास्ट जो इसमें हमने डिस्कस किया इस चैप्टर में अंदर बात जो डिस्कस की गई थी कि एफपीआर के पास, रजिस्टर्ड पर्सन के पास क्या पावर है, तो वो ये है कि वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट को मेंटेन रखेगा, जो बंदा नॉन फाइलर रहेगा उसके ऊपर क्या लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शन लगेंगी वो डिसाइड करेगा।
एंड आपको डी-रजिस्टर कर सकता है जिस बंदे के ऊपर लाज़िम नहीं रजिस्टर होना। इसके अलावा आपको सस्पेंशन कर सकता है, रजिस्ट्रेशन को ब्लैक लिस्ट कर सकता है और सस्पेंशन तब की जाती है जब आप फेक इनवॉइसेस शो करते हो और ब्लैक लिस्टेड तब की जाती है जब आप टैक्स फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व होते हो। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। लास्ट बात जो मैंने आपको एक असाइनमेंट दी है कि जो क्वेश्चन आप लोगों ने सर्च करना है, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर दूँगी कि आपने अक्सर सुना है कि जो अ, ये वापडा अथॉरिटीज़ हैं, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी और गैस के डिपार्टमेंट हैं के ऑफ़िसर हैं, वो आपका मीटर नहीं उतार सकते, लेकिन इस कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो मीटर किस कानून के तहत नहीं उतार सकते? अगर वो मीटर उतारते हैं तो वो इल्लीगल होता है, तो किस कानून के तहत होता है? सो ये आपने सर्च करना है, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।